हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आप लोग यहाँ पर आईएफएससीए के लिए डिमांड कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले आईएफएससीए एक्ट्स में हम यहाँ पर देखेंगे आईएफएससीए का लिस्टिंग रेगुलेशन 2024, जिसमें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ये लोग लेकर आए कि किस तरह से जो वेरियस सिक्योरिटीज हैं वो हमें स्टॉक एक्सचेंजेस पर इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में यहाँ पर अपना लिस्ट करनी होगी। ठीक है, तो वो आपको पता है लिस्टिंग का क्या मतलब है कि कंपनी जो है वो शेयर्स यहाँ पर लेकर आ रही है पब्लिक के लिए। तो अपन को बोला गया कि हमें यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हो रही है वो इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स पर जो करनी है उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क निकालेंगे, ताकि जो कैपिटल रेज हम कर रहे हैं वो एक एफिशिएंट वे में हो और एक स्ट्रीमलाइन एनवायरनमेंट हो इंडिया के लिए भी और फॉरेन कंपनीज के लिए भी। अब फॉरेन में अलग रेगुलेशंस होती हैं, इंडिया में अलग हैं, तो यहाँ पर ना ग्लोबली एक्सेप्टेबल हमारे पास में रेगुलेशन होनी चाहिए। तो कुछ की एस्पेक्ट्स हमारी रेगुलेशंस की कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो एक हमारा आता है यूनिफाइड फ्रेमवर्क, जिसमें कि हम एक सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क हमारी लिस्टिंग जो करा रहे हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वो देखेंगे, इंक्लूडिंग हमारे यहाँ पर इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, कंपनी के जो शेयर्स हैं। तो यहाँ पर कंपनी अगर अपने शेयर्स को लिस्ट इशू कर रही है, लिस्ट कर रही है ताकि यहाँ पर कैपिटल रेज करे। फिर डेट सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे बॉन्ड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन सोशल सस्टेनेबली लिंक्ड डेट सिक्योरिटीज को भी हम इशू कर सकते हैं। इसमें आपका बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर सब आ जाता है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, डीआर जो हमारे होते हैं यहाँ पर वो भी हमें अलाउ किया गया है जब हम एवेन्यू दे रहे हैं उन कंपनीज के लिए जो कि कहीं और आपकी प्रेजेंट हैं और ग्लोबल कैपिटल चाहती हैं। बाकी हमारे जो अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए भी हम एक फ्रेमवर्क देते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हो, कि यहाँ पर जो अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी अगर आईएफएससी ने परमिट कर रखे हैं तो खुद को लिस्ट कर सकते हैं, जैसे किसी तरह के फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गए, रिट्स इनविट्स, ये सब होता है ना, एंड मोर। फिर यहाँ पर हमारा फोकस होता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो है इसमें हम यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फीचर देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज किया गया ईएसजी फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें कि ईएसजी लेबल्ड डेट सिक्योरिटीज जो हैं वो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स करती हैं हमारी सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स के और परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आईएफएससी जो है वो ग्रोइंग ग्लोबल ट्रेंड हमें प्रोवाइड कर रही है सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग का। अब रोबस्ट डिस्क्लोजर एंड गवर्नेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर रोबस्ट डिस्क्लोजर्स रहेंगे और गवर्नेंस होगी, तो जो रेगुलेशंस हैं वो एक हाई प्रीमियम लगाते हैं ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, जिसमें आपका टाइमली डिस्क्लोजर होता है कि भाई यहाँ पर कोई भी अगर मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मटेरियल का ना मतलब होता है सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस को बदल सकती है वो हमें डिस्क्लोज करने होते हैं। या फिर यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारी पब्लिक के लिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है तो आपको कैसे कर रहे हो, बैलेंस शीट्स के थ्रू करते हो, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू करते हो। तो ये सब भी आपको स्ट्रिक्ट लाइंस यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई हैं कि आप अपनी क्वार्टरली यहाँ पर और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करोगे। इसके अलावा विसल ब्लोअर मैकेनिज्म दिया गया है, वो क्यों होगा, ऑफ कोर्स कि अगर कोई गड़बड़ घोटाला चल रहा है तो यहाँ पर एथिकल कंडक्ट को एनकरेज करने के लिए एक विसल ब्लोअर पॉलिसी हमारी कंपनीज के पास होनी चाहिए कि अगर किसी को फील हो तो वो यहाँ पर रिपोर्ट कर दे। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में एंटिटीज जिसमें की मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है उनको एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मेंटेन करनी होगी। इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना है हमें, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको सभी इंपॉर्टेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे अगर कंपनी की बात करें कितने एसेट्स कितने लाइबिलिटीज हैं, कितना यहाँ पर सरप्लस है, कितने आपके पास में यहाँ पर मूवेबल एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना है, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको मिले ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए। और यहाँ पर स्ट्रिंजेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चाहिए एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद में सिंप्लीफाइड और एफिशिएंट प्रोसेस रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिस्टिंग प्रोसेस जो है आईएफएससी में उसे ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, लेस कम्बरसम बनाएंगे एज कंपेयर टू अदर जुरिस्डिक्शंस। तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इश्यूअर्स के लिए लेकर आएंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। तो इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। आईएफएससी लिस्टिंग रेगुलेशन 2024 ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेकर आया इंडियन कैपिटल मार्केट के ऊपर और ओवरऑल फाइनेंशियल लैंडस्केप के ऊपर। तो एक वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया
जिसमें कि आईएफएससी की पोजीशनिंग जो है वो उन्होंने की यहाँ पर गिफ्ट सिटी आईएफएससी की तरह, और एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाया इसको इंडियन और फॉरेन कंपनीज के लिए, ताकि वो कैपिटल रेज कर पाए। एंड यहाँ पर जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो हम बूस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो कैपिटल मार्केट्स है उनको ग्रो करें और इंडियन कंपनीज को यहाँ पर एक्सेस मिल जाए ग्लोबल कैपिटल के लिए। अब हम आते हैं इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। तो ये आपका प्रियम्बल एंड पर्पस ऑफ द एक्ट क्या है इसका, तो आईएफएससी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेकर आए थे, ताकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी आईएफएससी क्रिएट करें, जिसमें टास्क क्या होगा कि डेवलप करना है और रेगुलेट करना है फाइनेंशियल सर्विस मार्केट को इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में। तो यहाँ पर ग्रोथ को फॉस्टर करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस जो है फाइनेंशियल मार्केट्स की उस पर काम करेंगे, जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल एक्टिविटीज हमारी हैं उनको भी यहाँ पर अनेबल किया जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, इंस्टीट्यूशंस को एक यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर, और इंश्योर करेंगे इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन आनी चाहिए हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो एक्ट जो है वो आपका यहाँ पर अप्रैल 27 2021, अगस्त 21 2020, अक्टूबर 1 2020 में 3 पार्ट्स में इस तरीके से यहाँ पर नोटिफाई किया गया था ऑफिशियल गैजेट में। तो कुछ यहाँ पर हमारे लिए की डेफिनेशंस हैं, जैसे अथॉरिटी के लिए हमने बोला तो ये आईएफएससी की बात हो रही है, जिसको सेक्शन 4 हमने आईएफएससी एक्ट के अंडर यहाँ पर लेकर आए हैं, सेटअप किया है। इसके अलावा कोई भी यूनिट अगर आईएफएससी में फाइनेंशियल सर्विसेज देगी तो वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्ट में आपकी सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस रिलेटेड डिपॉजिट, क्रेडिट अरेंजमेंट, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स और बाकी नोटिफाइड प्रोडक्ट्स आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में हम यहाँ पर बाइंग, सेलिंग, अंडरराइटिंग करेंगे, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे, एसेट्स मैनेज करेंगे, क्रेडिट इंश्योरेंस पेमेंट्स प्रोवाइड करेंगे और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फॉरेन करेंसी में हम यहाँ पर इसको फेमा के अंडर डिफाइन करते हैं, और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब जो कि हमारा सेटअप हुआ था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अंडर, उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आईएफएससी बोल रहे हैं। एप्रोप्रिएट रेगुलेटर यहाँ पर आपके फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, जैसे आरबीआई, सेबी, इरडा एक्सेट्रा। एप्लीकेबिलिटी, तो यहाँ पर आईएफएससी सेंटर्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए अंडर सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2025 एक्ट। स्टैब्लिशमेंट हुआ आईएफएससी का सेक्शन 4 के अंडर, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया अथॉरिटी को। ये कॉर्पोरेट बॉडी है जिसमें कि इनफाइनाइट टाइम के लिए इसका आपका चलेगा। तो देखो परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब देखो जैसे यहाँ पर रतन टाटा जी का डेथ हुआ था, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि टाटा जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, टाटा ट्रस्ट भी एग्जिस्ट करता है, टीसीएस भी एग्जिस्ट करती है, सभी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर ओनर की डेथ के बाद में भी कंपनी एग्जिस्ट कर रही होती है। सिमिलरली यहाँ भी हम देखेंगे कि परपेचुअल आपका सक्सेशन हुआ है और एक कॉमन सील होगी। कॉमन सील हमारी है जिसके अंडर हम काम करेंगे। हेडक्वार्टर यहाँ पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, प्रेजेंटली गिफ्ट सिटी गुजरात है। अप्रूवल की बात करें तो अथॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है अपने ऑफिसेस कहीं भी इंडिया में या फिर अब्रॉड। अब आते हैं कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसमें एक चेयरपर्सन रहेंगे जो कि होल टाइम मेंबर हैं, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आरबीआई, सेबी, एडा, पीएफआरडी से आएंगे। गवर्नमेंट नॉमिनीज हैं जिनमें से 2 ऑफिशियल्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं। अदर मेंबर्स में 2 एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेंबर्स जो हैं वो कौन हो सकते हैं, पर्सन यहाँ पर एबिलिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज रखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर्स, लॉज, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिलेटेड फील्ड्स में। कॉन्स्टिट्यूट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो कुछ यहाँ पर रूल्स हैं, जैसे कि टेन्योर कितना होगा हमारे चेयरपर्सन का और मेंबर्स का, तो 3 साल यहाँ पर ये लोग टर्म अपना रखेंगे। चेयरपर्सन की एज मैक्सिमम 65 ईयर्स तक हो सकती है और मेंबर्स अगर होल टाइम है तो 62 ईयर्स तक। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका मेंबर्स जो कि रिजाइन करते हैं वो अपना 3 महीने का नोटिस पीरियड देंगे। तो 3 महीने पहले अगर मैंने यहाँ पर रिजाइन दिया, ठीक है, तो 3 महीने के अंदर मुझे सर्व कर इस जगह से एग्जिट लेनी पड़ेगी। मान लो ये लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं ना, तो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है कि आपका अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं भी हुआ स्टिल यू कैन लीव द कंपनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो उनको हम कैसे रिमूव करेंगे, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, या तो कन्विक्टेड है ये किसी केस में
इसके अलावा मॉरल टर्पिट्यूड के लिए इनकैपेसिटी है इनकी, काम नहीं कर सकते हैं, है ना? मेंटल इनकैपेसिटी हो गई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पर ये कोई और भी ऑफिस लेकर चल रहे हैं जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या फिर पोजीशन को इन्होंने अब्यूज किया। अच्छा, जब ये ऑफिस छोड़ देंगे तो मेंबर्स यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी और गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगले 2 साल के लिए बिना अप्रूवल के। अगर ऑफिस से रिमूव करना है तो यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो सकते हैं वो, मेंटली या फिजिकली अनफिट, कन्विक्ट हो जाए किसी भी ऑफेंस के लिए, है ना? मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर उनके फंक्शन से रिलेटेड हो, मिसयूज करें अपनी पोजीशन को यहाँ पर, तो ऐसी सिचुएशन में इनको यहाँ पर निकाला जा सकता है। अगर मीटिंग्स और प्रोसीजर्स की बात करें तो सेक्शन 8 के अंडर गवर्नेंस प्रोसीजर्स हैं जिसमें अथॉरिटी कुछ टाइम, कोरम्स, प्रोसीजर्स हमें बताती है रेगुलेशंस के थ्रू कि कब-कब यहाँ पर मीटिंग होगी। चेयरपर्सन या फिर जो मेंबर सिलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पर इन मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं और डिसीजंस जो हैं यहाँ पर वो मेजॉरिटी वोट के अंडर विद द चेयरपर्सन हैविंग अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। अगर मेंबर्स को कोई भी यहाँ पर इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है इन द मैटर्स डिस्कस तो उन्हें इसे डिस्क्लोज करना होगा और कोई भी डेलिब्रेशन या डिसीजंस यहाँ पर इन मैटर्स पर ये नहीं ले सकते। मान लो यहाँ पर एक कंपनी है और उस कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, उसकी लिस्टिंग किया, उसकी कोई डिसीजन लेनी है एंड मैं यहाँ पर एक शेयर होल्डर हूँ मेजोरिटी में और मैं आईएफएससी की मेंबर हूँ एंड मैं उस मीटिंग का हिस्सा फिर ना बनूं तो ही अच्छा होगा। तो वो जो ऐसे कोई भी हमारे इंटरेस्ट है ऐसे मैटर्स में तो उसमें यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डेलिब्रेट करने में या डिसीजन लेने में थोड़ा सा दूर रहना होगा, रिफ्रेन करना है खुद को। अच्छा, वैकेंसीज अगर डिफेक्ट की है इन अपॉइंटमेंट तो वो इनवैलिडेट नहीं करती हैं जो प्रोसीडिंग्स हैं अथॉरिटी की। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में चेयरपर्सन को पावर दी गई है कि वो जनरल सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ऑफिस और स्टाफ की बात करें तो ये अपॉइंट कर सकते हैं ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज जो उनकी यहाँ पर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। सैलरीज और कंडीशंस यहाँ पर रेगुलेशंस बताती हैं। इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट की बात करें तो रेगुलेटरी क्लैरिटी जो है आईएफएससीए में होनी चाहिए, एफिशिएंट गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को हमें एनहांस करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आनी है, डेवलपमेंट करना है ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, इनोवेशन, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में लेकर आनी है और कोऑर्डिनेट करेंगे एग्जिस्टिंग रेगुलेटर के साथ में सच एस आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए। चैप्टर 3 यहाँ पर पावर्स एंड फंक्शंस की बात हुई है अथॉरिटी की। तो जो अथॉरिटी है उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेवलप और रेगुलेट करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस को आईएफएससी में। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि भाई आपको जो भी बेस में फिट लगता है आप यहाँ पर अपने एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश करो और ये इसके साथ में अलाइन करना चाहिए। तो कुछ कोर ड्यूटीज हैं हमारी अथॉरिटी की, है ना, आईएफएससी की, जैसे रेगुलेशन, तो जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई, सेबी, नबार्ड नहीं सॉरी पीएफआरडीए, इरडा, ठीक है, ये सब लोग जो भी काम करते हैं, जितने भी इंडिया में रेगुलेटर्स हैं, इरडा, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, इन सबका काम रेगुलेशन का है। वही सारा काम आईएफएससी अकेले देखता है अपनी बाउंड्रीज में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस जो कि एक्ट की कमेंसमेंट से पहले पहले ही परमिटेड थे उनको भी ये ओवरसी करेगा। नोटिफिकेशन बेस्ड एक्सपेंशन, तो अगर कोई न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज या इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिफाई किए तो उनको भी रेगुलेट करेगा। रिकमेंडेशन रोल यहाँ पर दिया गया है, तो न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज रिकमेंड कर सकता है फॉर कंसिडरेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर किसी रूल के अंडर आ रही हैं तो वो भी इन्हें परफॉर्म करनी रहेंगी। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो अथॉरिटी यहाँ पर एक वन स्टॉप रेगुलेटर की तरह काम करती है और इंश्योर करेगी कि जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो कंप्लाइंट, एफिशिएंट और अलाइन करें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में। तो यहाँ पर रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल रोल्स जो हैं वो हम प्ले करते हैं बाय एनकरेजिंग इनोवेशन और इंश्योर करेंगे इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं पावर्स इन रिलेशन टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो अथॉरिटी यहाँ पर पावर्स रखती है, इनहेरिट करती है एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स, जैसा मैंने बताया आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए और आईएफएससी की जितनी भी पावर्स हैं रेगुलेशन से रिलेटेड, सुपरविजन से रिलेटेड, वो इसको सब मिल गई हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो कोई बैंक खुलता है, कोई आईबीयू है ना, तो वो अगर आईबीयू आईएफएससी में खुला तो उसको कौन देखेगा, आईएफएससी। कोई इंश्योरेंस कंपनी खुली तो उसे कौन यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है, वो आपकी फिर आईएफएससी देखेगा। इरडा इंडिया की बाउंड्री में देखेगा लेकिन आईएफएससी वाले में नहीं। अच्छा,
अगर यहाँ पर कोई दूसरी लॉ गवर्न कर रही है इन एक्टिविटीज को आउटसाइड आईएफएससी, तो यहाँ पर इनसाइड द आईएफएससी अथॉरिटी की ही रेगुलेशंस चलेंगी। जैसे एचडीएफसी बैंक ने अपनी ब्रांच खोली है ना, तो एचडीएफसी की जो ब्रांच थी वो यहाँ पर अगर आईएफएससी में खुली है, तो आईएफएससी वाली ब्रांच जो होगी उसे आईएफएससी देखेगा, और बाकी जो ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द कंट्री उन्हें आरबीआई देखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल जो है वो हमारा लिस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो रेगुलेटर्स हैं कौन कौन से हैं और कौन कौन सी कंसिडरेबल लॉज जो है वो हमारी एप्लीकेबल रहेंगी। एक्सपेंडेड पावर्स एंड यहाँ पर आपके जो इसमें क्या क्या आएगा, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, अप्लाइंग, रिकॉग्नाइजिंग, विदड्रॉइंग रजिस्ट्रेशंस, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इरेगुलरिटीज को और एनफोर्स करेंगे कंप्लायंस। सेटलमेंट एंड एडजुडिकेशन के लिए हमें हैंडल करने हैं डिस्प्यूट्स एंड पेनल्टीज को। फी एंड पेनल्टी असेसमेंट के लिए हम यहाँ पर फाइन्स को और पेनल्टीज को डिटरमिन करते हैं और कलेक्ट करते हैं। यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, पेनल्टीज एंड फाइन्स जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे फॉरेन करेंसी में जो कि इक्विवेलेंट है इंडियन रुपीस के एज पर द आरबीआई नोटिफाइड एक्सचेंज रेट। इंपॉर्टेंट नोट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अमेंड करेगा फर्स्ट शेड्यूल ताकि इंक्लूड या एक्सक्लूड करेंगे रेगुलेटर्स और लॉस को। जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट के सामने लेकर आए जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी रहे। एक्सप्लेनेशन ऑफ पेनल्टीज एंड करेंसी रूल्स, तो फाइन्स और पेनल्टीज जो हैं उन्हें हम फॉरेन करेंसी में यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स इंडियन रुपीज वहाँ पर वर्क नहीं करता है, इंडियन रुपीज में हम बहुत ही कम चीजें कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मेंटेन करना है ग्लोबल कैरेक्टर। बहुत ही कम चीजें व्हेन आई एम सेइंग, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लेनी है और वो रुपी डिनोमिनेटेड है तो ठीक है वो सारी चीजें अलाउड है, अदरवाइज नहीं। आरबीआई के जो एक्सचेंज रेट हैं वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। जितना भी हमारा कलेक्टेड पेनल्टीज होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। याद रखना आईएफएससीए में जो भी पेनल्टी से पैसा कलेक्ट करा गया वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, जिसमें कि हमें ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर यूज मेंटेन करना होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पैसा जा तो सकता है लेकिन अगर किसी को रिफंड करना है तो वो बहुत ही यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहता है। चलो, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, तो यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट्स दिए, ग्रांट्स क्या होता है, मैंने तुम्हें पैसा दे दिया और मैं इसके बदले सिर्फ तुम्हारे लिए चेक करूंगी कि अच्छा तुमने उस पैसे को कहाँ कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया, लेकिन यहाँ पर वो पैसा तुम्हें मुझे वापस के बाद में जब पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाएगा और ये जो फंड है ये अथॉरिटी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रेगुलेटरी एक्टिविटीज की, स्टाफिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इनके लिए यूज करेगी। इसके बाद में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी फंड की बात करें जो कि सेक्शन 15 में आता है, तो यहाँ पर अथॉरिटी खुद का भी एक फंड लेकर चलती है जिसे हम आईएफएससी फंड कहते हैं। अब यहाँ पर कोई भी ग्रांट्स अगर गवर्नमेंट से मिलेंगे तो हम वो लेकर चलेंगे। अगर यहाँ पर हमने कोई भी फीस, चार्जेस और सर्विस फीस होती है, कोई हमारे यहाँ आएगा, एंट्री फी होगी, अलग अलग तरह की फीस होती हैं, तो वो सारे चार्जेस भी हम इसी फंड के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी सोर्सेज हैं यहाँ पर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, तो वो भी फंड से अगर यहाँ पर हमें आ रहे हैं ना, फंड्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो सब हमारे आईएफएससी फंड में जाएंगे। बस पेनल्टीज जो है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। तो फंड यहाँ पर जो सैलरीज अलाउंसेस हैं मेंबर्स के, एम्प्लॉयज के, इनको कवर कर लेता है। ठीक है, तो अगर मुझे पूछा जाए कि भाई जो सैलरी पे की जा रही है आईएफएससी के अंडर वो कहाँ से की जा रही है, तो मैं बोलूंगी कि आईएफएससी फंड के अंडर से, जो कि सेक्शन 15 के अंडर यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस डे टू डे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उन्हें कुछ सैलरीज पे की जाती है ना, तो वो सब भी हमारे पास में आईएफएससी फंड से ही पैसा आएगा। अब अकाउंट्स हैं तो उनकी ऑडिटिंग भी होगी, तो पहले तो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, तो हमें जितनी भी डेटा है वो सारी टाइमली एंट्री करनी होती है। तो एक्यूरेट अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे। एनुअल रिपोर्टिंग यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जाते हैं। अब आपको पता होगा इंडिया में जो सबसे बड़ी ऑडिटिंग अथॉरिटी है वो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो भी यहाँ पर हमारे ये जो अकाउंट्स हैं आईएफएससी के, इनको पीरियोडिकली रिव्यू करती है। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी यही देखती है, तो कोई करप्शन अगर होगा ना तो वो भी कैग ही सबसे पहले यहाँ पर उजागर करता है। एक्सेस राइट्स, कैग के पास पूरी राइट है कि वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिमांड करे और जो अथॉरिटी के ऑफिस हैं उन्हें इंस्पेक्ट करे। रिपोर्ट सबमिशन,
ऑडिटेड अकाउंट्स और रिपोर्ट्स को हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं और पार्लियामेंट के सामने रखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी ऑडिटर होता है वो हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इवन ऑडिटर्स को ना एक और एक्स्ट्रा परमिशन होती है। मान लो एक एचआर बैठे हुए हैं, है ना, तो वो उनसे जाकर भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द प्रोफेशनल सर्विसेज, बट वो यहाँ पर उनसे पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि हमने कोई डेटा दे रखा है जो कि देखने में तो सही लग रहा है, बट उसके अंदर कुछ इनकंसिस्टेंसी क्या को फील होगी, तो वो उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोल रहे हैं, तो इनका ऑफिस पूरा होगा। ऐसा नहीं कि अकेले पर्सन जो कि यहाँ पर अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं वही जाएंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी किसी भी सिस्टम के लिए, अगर हमारे बैंक्स होते हैं उनकी भी इंटरनल, एक्सटर्नल, स्टैट्यूटरी, फॉरेंसिक, बहुत सारी तरह की ऑडिट्स होती हैं। तो हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं फंड यूसेज में, पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। फिर हमें परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी बिठानी है जो कि रिव्यू करेगी फंक्शनिंग अथॉरिटी की एनुअली। कंप्लायंस यहाँ पर इंश्योर किया जाता है लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ में। गुड गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। मॉनिटर करेंगे अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस, मिस एप्रोप्रिएशन या अब्यूज ऑफ पावर हुआ। अलाउ करेंगे पब्लिक को कि वो रिपोर्ट करें अगर कोई भी मिसकंडक्ट या इनएफिशिएंसी के इश्यूज देखे गए। फाइंडिंग्स को सबमिट करेंगे करेक्टिव एक्शंस को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। रिपोर्टिंग यहाँ पर जो है वो सबमिट की जाती है 3 महीने के अंदर अंदर, जब हमें कमेटी की जो फीडबैक है वो मिल गई। मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट में सेक्शन 18 के अंडर अथॉरिटी एक एक्सेसिबल डिजिटल प्लेटफॉर्म को मेंटेन करती है जिसमें जितनी भी रेगुलेशंस और ऑर्डर्स हैं उन्हें हमें ऑनलाइन पब्लिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें कि अब जब ईयरली रिव्यू होगा तो यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि जो वेबसाइट है वो अलाइन करे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में। तो ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबल एक्सेस और पब्लिक एंगेजमेंट हमें प्रमोट करनी होती है। रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे रिपोर्ट्स हैं, रिटर्न्स हैं, डेटा है, वो जैसा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है वैसे वैसे हमें यहाँ पर अपनी सबमिट करनी होती है। तो जैसे हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। अब एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, जैसे 31 मार्च को खत्म हुआ, तो इसके 90 दिन के अंदर अंदर हमें सबमिट करनी है। रिपोर्ट हमारी पार्लियामेंट के सामने जाती है और पब्लिक एंड गवर्नमेंट ओवरसाइट को हमें से मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। अब आपको पता है आईएफएससीए में मेजरली तो हमें बाकी करेंसीज में ही ट्रांजेक्शन करने अदर देन आईएनआर। तो यहाँ पर जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज हो रहे हैं उनसे रिलेटेड रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी हमारी फाइनेंशियल सर्विस ट्रांजेक्शन आईएफएससी में होती हैं उनको हम फॉरेन करेंसीज में करते हैं, जैसा कि हमारी अथॉरिटी बोल रही है थ्रू रेगुलेशंस। अब ये जो रेगुलेशंस हैं ये हम कंसल्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में और इंश्योर करेंगे कि अलाइन करें इंडिया के ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज फ्रेमवर्क में। इंपॉर्टेंस में प्रोविजन यहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहा है ग्लोबल ओरिएंटेशन आईएफएससी की और फैसिलिटेट करेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योर करेंगे कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो डोमेस्टिक करेंसी की फ्लक्चुएशन से इंसुलेटेड रहे, उनका कोई इम्पैक्ट हो। अगर इंडियन रुपी ऊपर हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, तो वो सारी चीजें हमारे आईएफएससी के अंडर जो ऑपरेशंस हैं उन्हें यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा, ना उनके कैपिटल रिकॉर्ड्स को। तो जितनी भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो नॉन रूपी ट्रांजेक्शन होते हैं। यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके साथ कंसल्ट कर कर ये लोग रूल्स बनाएंगे जो कि इंडिया की फेमा फ्रेमवर्क के साथ में भी जाना चाहिए। तो अगर कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट फंड ऑपरेट करेगा आईएफएससी में तो इसको करेंसीज जैसे डॉलर, यूरोस, है ना, पाउंड्स, इनके साथ में डील करना होगा रेदर देन रुपीज। चैप्टर 6 में हमारे पास आता है पावर टू इशू डायरेक्शंस। तो सेक्शन 21 के अंडर अथॉरिटी को कंप्लाई करना है जितनी भी रिटन डायरेक्शंस हैं पॉलिसी मैटर्स में जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो अगर हमें डायरेक्शंस इशू करनी है तो उससे पहले पहले यहाँ पर अथॉरिटी जो है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि भाई अपने जो भी आपको व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करना होगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि देखो ये पॉलिसीज हैं, ये फ्रेमवर्क्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है, ये गाइडलाइंस हैं। लेकिन उन पॉलिसीज को फ्रेमवर्क करने से पहले अब यहाँ आईएफएससी में कौन लोग बैठे हुए हैं? 65 ईयर्स तक की एज के लोग हैं, है ना, मेच्योर लोग हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पर लोग हैं, तो इनके व्यू पॉइंट्स भी तो कंसिडर करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन की कोई पॉलिसी जो है, ठीक है, वो यहाँ पर हमारी जो कोई भी इशू हो रहा है वो एक पॉलिसी मैटर में फाइनल होगा। तो बात यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी लेकिन ये अपने पॉइंट्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब ये क्यों मैटर करता है?
ताकि जो अथॉरिटी है उसकी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस तो दे दी, लेकिन नेशनल पॉलिसीज को प्रायोरिटी दी है। हमने इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो मान लिया, सब कुछ बोल दिया कि भाई फॉरेन ट्रेड की तरह होगा, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा है या इंडिया का ही पार्ट है, ये हम नहीं भूल सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें ऑटोनॉमी मेंटेन करनी होगी और गवर्नमेंट ओवरसाइट जो है उसके उसको मेंटेन करना है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरफेरेंस हो जाए। पावर टू सुपरसीड द अथॉरिटी। अब यहाँ पर अथॉरिटी की जो पावर्स हैं उनसे भी ऊपर किसी और की बात भी मानी जा सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। कब कर सकती है? 6 महीने तक के लिए, जैसे कोई ऑर्डिनेंस पास होता है ना 6 महीने के लिए, वैसे ही। तो सर्कमस्टांसेस जो कि अथॉरिटी के कंट्रोल में ही नहीं है फ्रॉम फंक्शनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अथॉरिटी जो है वो अभी इन चीजों को, सर्कमस्टांसेस को प्रिवेंट नहीं कर पा रही है होने से। परसिस्टेंटली यहाँ पर जो डायरेक्शंस हमारी गवर्नमेंट ने दी या जो ड्यूटीज उनको फॉलो करनी थी वो सब इन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से जो हमारा आईएफएससी है इसकी फाइनेंशियल हेल्थ या एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट होगा, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट की डिमांड्स इंटरवीन कर रही हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरवेंशन इज डिमांडेड। ओके, चलो। अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सब सुपर सेशन के, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर आ गया, इसकी बात मानी जा रही है, अथॉरिटी के पावर्स को इसने सुपरसीड कर लिया। तो पहले तो सभी मेंबर्स को बोला जाएगा कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा रहे, तो चलो फिर ये पोजीशंस खाली करो। अब जितनी भी पावर्स और ड्यूटीज हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन या ग्रुप के पास टेम्पररी लिए यहाँ पर हम क्या करें, टेम्पररी यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। फिर जो अथॉरिटी के एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चली जाएंगी और अथॉरिटी यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी 6 महीने के अंदर, जिसमें कि जो पास्ट मेंबर्स थे वो आपके एलिजिबल हैं कि उनको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट में नोटिफिकेशन और रिपोर्ट जो है वो हमारे दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस पर जाएगी। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, अथॉरिटी डेलीगेट करेगी पावर्स यहाँ पर इसके जो भी मेंबर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, एक्सेप्ट जो पावर्स आपके सेक्शन 28 में इसकी रेगुलेशन से रिलेटेड हैं। तो कमिटी हमारे मेंबर्स की फॉर्म की जाएगी जो कि इन डेलीगेटेड पावर्स को परफॉर्म करेगी, एक्सरसाइज करेगी। प्रैक्टिकल यूज क्या है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया, स्पेशलाइज्ड फोकस यहाँ पर एरियाज के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट स्टेटस, जितने भी मेंबर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज हैं वो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स माने जाते हैं आईपीसी के अंडर, जब ये अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, सभी आपके लिए पब्लिक सर्वेंट हैं एंड लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, अकाउंटेबिलिटी इनकी रहेगी। जब आप बेसिकली आप लोग अगर जाओगे आईएफएससी में तो आपको यहाँ पर स्टैट्यूटरी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ एक्शंस, सेक्शन 25, कोई भी लीगल एक्शन यहाँ पर अथॉरिटी के अगेंस्ट या लिया नहीं जाएगा या इसके पर्सनल्स के, अगर यहाँ पर ये एक्शंस गुड फेथ में लिए गए, मतलब आपने कोई काम गुड फेथ में करा तो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग करनी है, लिटिगेशंस का फियर नहीं रखना। हो सकता है कोई डिसीजन गलत भी हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अब यहाँ पर आप ह्यूमन हो तो आपको हमने बोला कि नहीं नहीं जेल कर दो इनको, ऐसा नहीं होगा। टैक्स एग्जाम्पशन है तो यहाँ पर इनकम टैक्स इनके ऊपर नहीं लगता, या सिर्फ अथॉरिटी के ऊपर, आप जॉब करने जाओगे आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। या अदर ड्यूटीज ऑन इट्स इनकम सर्विस प्रॉफिट्स ऑफ गेम्स, आईएफएससी के ऊपर कोई वो नहीं लग रहा। आईएफएससी हमने बोला ना कॉर्पोरेट बॉडी है, तो कॉर्पोरेट बॉडी के ऊपर तो इनकम टैक्स लगता है, लेकिन आईएफएससी के ऊपर नहीं लग रहा। बट पीपल वर्किंग हियर हैविंग अ जॉब विल हैव टू पे इनकम टैक्स। तो एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाती है, कोई भी टैक्स बर्डन यहाँ पर इनके ऑपरेशंस को रोक नहीं रहा। पार्ट टू मेक रूल्स, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स बना सकती है, जैसे कि सिलेक्शन कमेटी की आपकी कॉम्पोजिशन कैसी रहेगी, सैलरीज एंड अलाउंसेस मेंबर्स के क्या रहेंगे, फंक्शंस, अकाउंट्स, रिपोर्टिंग, एनुअल स्टेटमेंट, कोई भी मैटर जो कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आईएफएससी एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस होती है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के साथ में। पावर टू मेक रेगुलेशंस, सेक्शन 28, अथॉरिटी रेगुलेशंस यहाँ पर कर सकती है, मीटिंग प्रोसीजर्स, एम्प्लॉयमेंट टर्म हमारे स्टाफ के लिए, फंक्शंस हमारे सेक्शन 13 के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स के लिए, मेंटेनेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस के लिए, डेलीगेशन की यहाँ पर पावर्स की, ठीक है।
और बाकी जितने भी ऑपरेशनल मैटर्स हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि जो भी चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स हैं, इनके साथ में हम अडेप्ट कर पाएँ। एनकरेज करेंगे इनोवेशन, जबकि साथ में हमें सेफगार्ड करना है कंप्लायंस को। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बारे में बात करें तो जितने भी हमारे पास में रूल या रेगुलेशंस हैं वो हमें पार्लियामेंट के सामने 30 दिन के अंदर रखने हैं अक्रॉस वन और मल्टीपल सेशंस। तो पार्लियामेंट यहाँ पर मॉडिफाई या फिर एन्यूल एंड कर सकती है रूल या रेगुलेशन को, लेकिन प्रायर एक्शंस जो होते हैं वो आपके वैलिड रहेंगे। तो यहाँ पर मान लो कोई रूल था जो कि अब चेंज कर दिया गया या बंद कर दिया गया, तो उससे पहले आपने इसके अंडर कोई एक्शन लिया था तो वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक ओवरसाइट एंड ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन की जाएगी। ओवरराइडिंग इफेक्ट एक्ट, यहाँ पर कोई भी अगर कंफ्लिक्टिंग प्रोविजंस हैं किसी दूसरी लॉज या रेगुलेशंस में तो उसमें प्रिवेल करेगा। इंश्योर करेंगे लीगल सर्टेनिटी एंड प्रायोरिटी यहाँ पर हम आईएफएससी ऑपरेशंस में देंगे। इसके बाद में आपका आता है पावर टू मॉडिफाई अदर इनैक्टमेंट्स। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मॉडिफाई या एग्जाम करती है एग्जिस्टिंग लॉज को एज दे अप्लाई टू आईएफएससीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी लॉज हैं उनको चेंज किए जा सकते हैं, या तो फिर आईएफएससी जो है उसको बोला जाएगा कि भाई उसके ऊपर ये एग्जेम्प्टेड हैं, उसके ऊपर नहीं लग रहे। तो मॉडिफिकेशंस में हम कुछ एक्सेप्शंस, ऑल्ट्रेशंस, टेलर्ड एप्लीकेशंस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है अप्रूवल के लिए। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, तो अगर कोई इश्यूज अराइज हुए जब हमें एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्डर्स ला सकती है कि ये जो हमारे इश्यूज हैं इन्हें रिजॉल्व किया जाए। और ये जो ऑर्डर्स हैं ये 5 साल का जो हमारा एक्ट का कमेंसमेंट हुआ है उसके अंडर अंडर रहेंगी और पार्लियामेंट के सामने लाई जाएंगी। ठीक है, तो मान लो एक्ट को मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सारी बातें भी हम यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने 5 साल के अंदर अंदर रख सकते थे। अमेंडमेंट्स टू अदर इनैक्टमेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारी सर्टेन लॉज सेकेंड शेड्यूल में आ रही हैं वो अमेंड हो जाती हैं ताकि हम अलाइन करें फंक्शनिंग के साथ में अथॉरिटी की। सेविंग क्लॉज, जो हमारे एग्जिस्टिंग रूल्स या मॉडिफिकेशंस हैं अंडर अदर लॉज वो अप्लाई करेंगे विद इन आईएफएससीज प्रोवाइडेड कि वो इनकंसिस्टेंट हैं विद दिस एक्ट। तो इंश्योर करेंगे कॉन्टिन्यूटी हो, ट्रांजिशन हो टू न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल जो है वो क्या बात करता है, एप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल हमें रेगुलेटरी बॉडीज और लेजिस्लेशन बता रहा है जिसके अंडर ऑपरेट करना है और ये रेलिवेंट रहेंगे, लेकिन ये यहाँ पर हमारे आईएफएससी फ्रेमवर्क से एक्सक्लूडेड है। बेसिकली आरबीआई से भी आईएफआरडीए ये सब हटे नहीं, पीएफआरडीए ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में, यही सब चीजें देख रहे हैं, लेकिन आईएफएससी में ये यहाँ पर ऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईएफएससी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर कर लेगा। तो फाइनेंशियल रेगुलेशन विद इन इंडिया यहाँ पर मल्टीपल बॉडीज देखती हैं, तो आईएफएससी में ये सभी पावर्स हमने आईएफएससी के पास में ट्रांसफर कर दी। तो फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पर हमें रेगुलेटर्स और लॉज जो अप्लाई कर रहे हैं हम आउटसाइड द आईएफएससी वो क्लैरिफाई कर रहा है कि कौन कौन से आईएफएससी के जो जुरिस्डिक्शन है इसके अंडर ओवरराइड हो जाएगी और किसकी बात मानी जाएगी, आईएफएससी की। लिस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स, सबसे पहले आता है आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, डीआईसीजी मतलब आपका इंश्योरेंस वाला जो 5 लाख का इंश्योरेंस देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो सिक्योरिटी सेबी का आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जिसे हम प्यार से एससीआरए बोलते हैं, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट। तो एडा का इंश्योरेंस एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, एडा एक्ट। पीएफआरडीए आपका यहाँ पर पीएफआरडीए एक्ट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जब फर्स्ट शेड्यूल आपका लग जाता है तो रेगुलेटर्स जितनी भी एक्टिविटीज इंडिया में हो रही है उन्हें तो ओवरसी करेंगे, लेकिन आईएफएससी जो है उसमें नहीं करेंगे, यहाँ पर आईएफएससी ख्याल रखेगा। शिफ्ट यहाँ पर हमारा इंश्योर कर रहा है कि जितने भी इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक सिंगल विंडो कोहेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एक्सपीरियंस करें। तो डुप्लीकेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, जुरिस्डिक्शनल कंफ्यूजन जो है वो आईएफएससी में नहीं हो। सेकेंड शेड्यूल, यहाँ पर हमारी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन्हें हम चेंज कर देते हैं। तो इंश्योर करेंगे कि जो प्रोविजंस हैं वो विद इन आईएफएससी अगर अप्लाई नहीं हो रही जहां आईएफएससी ने चार्ज लिया है। तो यहाँ पर ओवरलैप अगर सेक्टोरल रेगुलेटर जैसे आरबीआई, सेबी, एडा एक्ट से कर रहे हैं तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे और जो भी हमारी पावर्स हैं
आईएफएससी के अंडर वो आईएफएससी के पास ट्रांसफर कर देंगे और बाकी जो इंडिया में फ्रेमवर्क्स हैं वो आपके अप्लाई रहेंगे। कॉमन स्ट्रक्चर्स अक्रॉस अमेंडमेंट्स, तो अगर कोई नया सेक्शन इंसर्ट करना है आफ्टर रेलेवेंट प्रोविजन, तो न्यू सेक्शन हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा कि रेगुलेटर्स की जो पावर्स हैं वो एक्सटेंड नहीं करेंगे आईएफएससी में, और ये जो पावर्स हैं वो इंस्टेड एक्सरसाइजेबल किसके थ्रू रहेंगी, आईएफएससी के थ्रू रहेंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह की बात हो रही है। तो सबसे पहले आरबीआई एक्ट 1934 में एक 57A एक्ट लेकर आए, जिसमें बोला गया कि आईएफएससी में आरबीआई की पावर्स नहीं चलेंगी, आईएफएससी देखेगा। एडा में हम यहाँ पर इंश्योरेंस एक्ट के अंडर 118A में बोला कि इंश्योरेंस रेगुलेटर्स का पावर आईएफएससी में नहीं चलेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हमने आरबीआई की पावर्स बैंकिंग में जो है वो आईएफएससी के अंडर नहीं चलेंगी, वो आईएफएससी देखेगा। इसके अलावा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेबी की जो पावर्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगी आईएफएससी में, आईएफएससी रेगुलेट करेगा। डीआईसीजी एक्ट में आरबीआई की जो पावर है डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख का प्रोवाइड करने के लिए, वो यहाँ पर आईएफएससी रेगुलेट करेगा। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में यहाँ पर पावर्स आपकी आईएफएससी देखेगा। सेबी एक्ट में सेबी में भी आपके आईएफएससी देखेगा। डिपॉजिटर्स एक्ट में भी आपकी जो डिपॉजिटरीज हैं उन्हें आईएफएससी रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी के लिए बोल दिया गया कि भाई आईएफएससी रेगुलेशन लेकर आएगा। तो ये जो अमेंडमेंट्स है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जुरिस्डिक्शनल क्लैरिटी हो गई कि आईएफएससी जो है वो आईएफएससी की चीजें देखेगा और बाकी जो रेगुलेटर्स हैं वो वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए थे, बस केवल आईएफएससी से एक्सक्लूडेड रहेंगे। लीगल कंसिस्टेंसी रहेगी, तो जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो यहाँ पर अडेप्ट की जाएंगी रेदर देन स्क्रैपिंग। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेगुलेटरी कोहेरेंस लेकर आएंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाएगा कि वो सीमलेसली यहाँ पर फंक्शन करें, कोई भी डुप्लीकेटिव अप्रूवल्स या कंप्लायंस बर्डन ना हो। क्लियरली यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा कि जो आईएफएससी है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। एक ग्लोबल इंश्योरेंस फर्म जो है वो अगर यहाँ पर आईएफएससी सेटअप करना चाहती है तो नॉर्मली एडा की लॉ लगती, लेकिन सेकेंड शेड्यूल के अंडर एडा की जो पावर्स हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई और जो आईएफएससी है वो टेक ओवर करेगा और रेगुलेट करेगा इस इंश्योरेंस एंटिटी को। तो यहाँ पर यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन प्रैक्टिस आ गया, जिसमें आईएफएससी जो है वो एक लैंडमार्क रिफॉर्म हमारे इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटरी आर्किटेक्चर में रिप्रेजेंट करता है। और हमने डेवलपमेंट जो करवाई है गिफ्ट सिटी की एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब, तो इसी वजह से एक्ट यहाँ पर एक यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आएगा, जिसमें जिसमें जितने भी हमारे मेजर डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए हैं, उन सबकी पावर्स कंसोलिडेटेड होकर आईएफएससी के अंदर आईएफएससी में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमें यूनिफाइड स्ट्रक्चर में देखना है कि किस तरीके से ये इन प्रैक्टिस ऑपरेट करता है। जो भी सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं वो डिटेल करेंगे, ऑपरेशनल मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन देखा जाएगा। कंसोलिडेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेटर्स, तो जो हमारे पास में यूनिफाइड रेगुलेशंस हो रही हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करेंगी, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो है हमारा वो क्या रहेगा कि इंटीग्रेट करनी है सुपरवाइजरी पावर्स आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए की एक रेगुलेटरी बॉडी में। और यहाँ पर हमें मल्टीपल अप्रूवल सेपरेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज से या एंटिटीज से नहीं चाहिए, जो हमारे गिफ्ट सिटी में ऑपरेट करेंगे एक्सक्लूसिवली विद द आईएफएससी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई से अलग अप्रूवल लेने जाएं, इरडा से अलग अप्रूवल ले और आईएफएससी से अलग, सारे अप्रूवल्स आईएफएससी आपको दे देगा। तो एक सिंगल विंडो अप्रोच हो गई जो कि एफिशिएंसी लेकर आएगी, कंप्लायंस बर्डन को कम करेगी और बिजनेस डेवलपमेंट को एक्सलरेट करेगी। तो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स को हम आईबीओस बोलते हैं, इनको रेगुलेट आईएफएससी करता है ना कि आरबीआई। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है इंडिया में, लेकिन आईएफएससी में आईएफएससी करेगा। इंश्योरेंस ऑफिसर्स को यहाँ पर सुपरवाइज आईएफएससी करेगा ना कि इरडा। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है कंसोलिडेशन के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, स्पीड टू मार्केट हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई और रिस्क असेसमेंट होलिस्टिक वे में हो जाएगा। अब सेक्टर स्पेसिफिक कुछ रेगुलेशंस हैं जैसे बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस एंड फंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आईएफएससी जो है वो सिस्टमैटिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आया है, जिसमें जितने भी हमारे मेजर सेक्टर्स हैं उन्हें हम कवर करते हैं। सबसे पहले आते हैं आईएफएससी बैंकिंग रेगुलेशन 2020, जिसमें ऑफशोर बैंकिंग के लिए हम रूल्स देते हैं और फॉरेन करेंसी ऑपरेशन, कैपिटल एडिक्वेसी, गवर्नेंस नॉर्म्स के लिए।
आईएफएससी कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज रेगुलेशन 2021 के अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे कि हमारे जो ब्रोकर्स हैं, कस्टोडियंस हैं, एक्सचेंजेस हैं विद इन आईएफएससी कैपिटल मार्केट। आईएफएससी इंश्योरेंस रेगुलेशन के अंडर फ्रेमवर्क लेकर आएंगे कि कैसे अंडरराइटिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। फंड मैनेजमेंट के अंडर हमारी जो फंड रजिस्ट्रेशन है, इन्वेस्टर्स की एलिजिबिलिटी है, कंप्लायंसेस है, गवर्नेंस है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर डोमेस्टिक नॉर्म्स जो हैं उनको यहाँ थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर हमारे आईएफएससी में प्रोवाइड की गई है, लेकिन डोमेस्टिक नॉर्म्स में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं वो ज्यादा लिबरल हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड प्रोडक्ट्स रिलेटेड, इन्वेस्टर एलिजिबिलिटी वाइडर है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स और रिपोर्टिंग नॉर्म्स हैं। ऑपरेशनलाइजिंग द फ्रेमवर्क, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। तो रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोसेस की बात करें तो जितनी भी एंटिटीज हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चाहिए होगा, तभी वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे, कमेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स भरो, फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर रेगुलेटरी फीस पे करो, और अगर ये रेगुलेटरी फीस आई तो ये कहाँ जाएगी, आईएफएस के फंड में जाएगी। तो प्रिस्क्राइब नेटवर्थ जो है उतना मीट करो और ऑपरेशनल क्राइटेरिया को फॉलो करो। फिट एंड प्रॉपर रिक्वायरमेंट के अंडर एक रोबस्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा जिसमें कि क्रेडिबल एंटिटीज जो हैं वो आईएफएससी में ऑपरेट कर सकती हैं। तो इंटीग्रिटी, रेप्यूटेशन, एक्सपर्टीज हमारे प्रमोटर्स की और डायरेक्टर्स की देखी जाती है। यहाँ पर अगर कोई भी फाइनेंशियल या मॉरल रॉन्ग डूइंग्स आ रही हैं तो उनको हम यहाँ पर फिर इस कंपनी को नहीं लेकर चलेंगे, इसीलिए हमें वेरीफाई करना है कि ऐसी ये सब चीजें जो है वो एब्सेंट है या नहीं है, कंप्लायंस हिस्ट्री कैसी रही है और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी रही है। तो यहाँ पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है ताकि सेटअप करें ऑपरेशन पेंडिंग फाइनल सर्टिफिकेशन थोड़े दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी आप ऑपरेशन शुरू कर सकते हो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंडर इम्पोर्टेंस यहाँ पर इन्वेस्टर ट्रस्ट की देखी जाती है, और आईएफएससी जो है वो रोबस्ट मैकेनिज्म लेकर आता है कि कैसे रिजॉल्व करें डिस्प्यूट्स को। तो एक एडजुडिकेटरी पावर्स यहाँ पर ओवर ट्रांजेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स हमारी आईएफएससी की होती है, और एक वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट किया जाता है गिफ्ट सिटी में। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है ये यहाँ पर सक्सेसफुल हब जैसे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ पर न्यूट्रल गवर्नेंस ऑफर की जाती है, इंडिपेंडेंट रखेंगे इनको लोकल कोर्ट से। पार्टीज यहाँ पर गवर्निंग लॉज को फ्रीली अपनी चूज कर सकती हैं। प्रोविजंस यहाँ पर थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन फंडिंग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, और इंटरनेशनल कोर्ट फॉर ओवरसाइट एंड अपील्स इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो गिफ्ट सिटी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक आईएफएससी एक्ट जो है वो लीगल बैकबोन प्रोवाइड कर रहा है गिफ्ट सिटी को एज अ फाइनेंशियल हब, और यहाँ पर इसकी वजह से 550 ऑपरेशनल एंटिटीज, 20,000 से ज्यादा जॉब्स, 20 बिलियन प्लस डॉलर्स यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, 90 प्लस बिलियन डॉलर्स की बैंकिंग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। तो एक्ट जो है वो यहाँ पर इंटरवाइन कर रहा है गिफ्ट सिटी की डेवलपमेंट के साथ में। तो एक पॉलिसी और एक इकोनॉमिक माइलस्टोन की तरह से देखा जाएगा। इंडिया के जो इकोनॉमिक गोल्स हैं, ठीक है, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑनशोर कैपिटल एनकरेज करेंगे इंडियन एसेट मैनेजर्स को कि वो यहाँ पर रिलोकेट करें हब्स अपने दुबई और सिंगापुर से इंडिया के अंडर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग अलाउ की गई है, तो हमारी जो डिपेंडेंस है ऑफशोर जुरिस्डिक्शन पर वो कम हो गई। फिनटेक इनोवेशन के अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस यूज किए जाते हैं और इंसेंटिव्स यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस में हम अलाइन करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव के साथ में और प्रमोट करेंगे ग्रीन इन्वेस्टमेंट। रिसेंट अमेंडमेंट्स और इनके इम्पैक्ट क्या रहे, तो आईएफएससी यहाँ पर रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी हमें डिमॉन्स्ट्रेट करता है, तो अपने रूल्स को अपडेट करेंगे जो भी मार्केट फीडबैक रहा उसके अकॉर्डिंग। कुछ की अमेंडमेंट्स रहती हैं जैसे कॉर्पस रिक्वायरमेंट हमारे फंड्स के लिए थोड़ी लो कर दी गई, वैलिडिटी प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स के लिए हमारी बढ़ा दी गई, की मैनेजरियल पर्सन जो यहाँ पर सीओ, सीएफओ, सीएमओ ये सब होते हैं इनके रिक्वायरमेंट्स के लिए स्ट्रीमलाइन किया। बैंकिंग रूल्स यहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और आरबीआई डायरेक्टिव्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। पेमेंट सर्विसेज फ्रेमवर्क हमने एनहांस करा। तो यहाँ पर कंप्लायंस कॉस्ट तो हमारी कम हो गई, साथ में एंट्री बैरियर्स जो है स्मॉल प्लेयर्स के लिए वो भी लोअर हो गए।
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ गया और स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट हुआ ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ में। तो गिफ्ट सिटी वर्सेस दुबई का DIFC लीगल सिस्टम में बात करें तो इंडियन लॉ यहाँ पर IFSC स्पेसिफिक रूल्स के साथ काम करता है, दुबई वाला इंग्लिश कॉमन लॉ इंडिपेंडेंट कोर्ट्स के साथ लेकर चलते हैं। 100% टैक्स एग्जाम्पशन 10 साल के लिए दी गई है, 15 साल में से यहाँ 0% टैक्स लगेगा प्रॉफिट में 50 साल के लिए। यहाँ पर फॉरेन ओनरशिप 100% परमिटेड है, यहाँ पर भी आर्बिट्रेशन डेवलप करना है फ्रेमवर्क, यहाँ पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। वैल्यू प्रपोजिशन गेट पे दिया गया है इंडियन मार्केट्स के लिए, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। गिफ्ट सिटी वर्सेस सिंगापुर का MAS, तो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो जोन स्पेसिफिक रहता है IFSC में, लेकिन अगर सिंगापुर के MAS की बात करें तो यहाँ पर ये आपका कैसा रहता है, ये रहेगा नेशनल। टैक्स रेट 100% टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है इनिशियल ईयर्स में, लेकिन मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जो है ये यहाँ पर 17% का स्टैंडर्ड रेट लगाएगी। इन्वेस्टर एक्सेस 100% NRI ओनरशिप अलाउड है, ब्रॉड फॉरेन ओनरशिप अलाउड है, लेकिन फ्यूअर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। फिनटेक कोलैबोरेशन में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पार्टनरशिप दी जाएगी, मैच्योर इकोसिस्टम। स्ट्रेटेजिक रोल में इंडिया का गेटवे बन जाता है इंडिया के लिए, और यहाँ पर बेसिकली आप इंडिया में आ सकते हैं, और एशिया पैसिफिक ग्लोबल हब की तरह सिंगापुर का MAS काम करता है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड एरियाज फॉर एनहांसमेंट क्या है, एक्सेस मिल जाती है इंडिया के लार्ज मार्केट की, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है, ओनरशिप हमारी लिबरल हो गई, करेंसी रूल्स हमारे लिबरलाइज हो गए, रैपिड रेगुलेटरी अप्रूवल्स हमें मिल जाते हैं, सोशल और रेजिडेंशियल फ्रेमवर्क हमारा डेवलप होगा, ट्रस्ट आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क्स में, अट्रैक्ट करते हैं टॉप ग्लोबल टैलेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव यूनिफाइड रेगुलेटर फ्रेमवर्क जो कि गिफ्ट सिटी को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बनाता है। ये एक्ट यहाँ पर कंसोलिडेट कर देता है पावर्स को, जिसकी वजह से सिंप्लीफाइड गवर्नेंस होगा और इनोवेशन एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए फास्ट ट्रैक एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है IFSC इंटरनेशनल कोर्ट का, जो कि एनहांस कर रहा है लीगल सर्टेनिटी को। मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं हम, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे डिजिटल एसेट्स एंड सस्टेनेबल फाइनेंस टूल्स के साथ में। टैलेंट डेवलप करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ताकि ग्लोबल प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करें। रेगुलेटरी पार्टनरशिप एक्सपेंड की जाएगी और क्रिएट करेंगे क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन सैंडबॉक्स। अब यहाँ पर आपका IFSC एक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट रेगुलेशन पर। अब IFSC यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सिग्निफिकेंट मूव लिया। जो रेगुलेटरी लैंडस्केप है इंडिया के IFSC का गिफ्ट सिटी में, उसमें इन्होंने IFSC कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि यहाँ पर हमने ये जो रेगुलेशंस हैं ये अर्लियर 2021 के फ्रेमवर्क को सुपरसीड कर जाएंगी। तो यहाँ पर एक रिवैम्प्ड और ज्यादा रोबस्ट फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हैं। देख लेते हैं फटाफट की क्या क्या चीजें करके ला रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम लोग ना एक कंड्यूसिव येट वेल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फॉस्टर करना है और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बेस्ड ज्यादा हमारा ये रेगुलेशंस हैं, जिसमें कि क्लैरिटी दी जाएगी, कंप्लायंस एंड एम्बिग्युइटी जो है उसे कम किया जाएगा, ताकि एक यहाँ पर प्रेजेंस बने IFSC की। तो सेलिएंट फीचर्स क्या रहेंगे न्यू रेगुलेशंस के, सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सपेंड एंड रेशनलाइज करेंगे कैटेगरीज इंटरमीडियरीज की, जिसमें कि जो रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर हमारे पास में किस तरीके से कैटेगरीज हैं इंटरमीडियरीज, क्या क्या होते हैं इंटरमीडियरीज, आपके कमीशंस हो गए है ना, इसके अलावा एजेंसीज ब्रोकर्स हो गए। तो एक सिग्निफिकेंट एडिशन हो जाएगा फॉर्मल रिकॉग्निशन का रिसर्च एंटिटीज, जो कि एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी है इंटरमीडियरी की, जहां पर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस देखी जाएगी फाइनेंशियल इकोसिस्टम में इनकी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, ESG रेटिंग्स एंड डेटा प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स, ये सभी हमारी पास में प्रीवियसली गवर्न हो रही थी, अब वो सब भी हमने मेन बॉडी ऑफ रेगुलेशन के अंडर लिया है। पहले कुछ सर्कुलर्स निकाल दिए थे इन्होंने, तो लीगल सर्टेनिटी रहेगी। फिर अकाउंट एग्रीगेटर्स कैटेगरी जो है उसको हमने रिमूव कर दिया है ऐसी रेगुलेशन से। नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स है, तो जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है वेरियस इंटरमीडियरीज की उसको रैशनलाइज कर दिया, इन लाइन लेकर आए हैं इन स्केल एंड नेचर ऑफ देयर ऑपरेशंस, ताकि यहाँ पर जो भी एंट्री बैरियर्स हैं उन्हें लोअर करें सर्टेन प्लेयर्स के लिए, और इंश्योर करें कि सभी इंटरमीडियरीज जो हैं वो एडिक्वेटली कैपिटलाइज करेंगे, ताकि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें मीट कर पाए और विद स्टैंड करें स्टॉक मार्केट शॉक्स को।
इसके बाद में एनहांस करेंगे गवर्नेंस एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे गवर्नेंस फ्रेमवर्क को विद इन इंटरमीडिएट एंटिटीज। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं, अब इनकी यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, वो सारी चीजें देखेंगे। और हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी इनसे एक्सपेक्ट की जाएगी। एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा एग्जिस्टिंग एंटिटीज का। डेडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो रिवाइज नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल एंड कंप्लाइंस के, उन्हें आपको अपने यहाँ पर अप्लाई करना होगा। मैंडेटरी एनुअल कंप्लाइंस ऑडिट के लिए बोला गया है, तो रेगुलेटरी ओवरसाइट और इंश्योर करेंगे एडहेरेंस हो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स के साथ में। रेगुलेशंस मैंडेट करेंगे कि एनुअल कंप्लाइंस ऑडिट सभी रजिस्टर्ड कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज का हो, और ऑडिट यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी बाय क्वालिफाइड प्रोफेशनल, और एक रिपोर्ट हम किसको सबमिट करेंगे, आईएफएससी को सबमिट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या फ्रेमवर्क रहेगा ग्लोबल एक्सेस के लिए। तो फ्रेमवर्क में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे रेगुलेशंस थे, ठीक है, वो ग्राउंड वर्क बना रहे हैं एक ज्यादा स्ट्रीम्ड अप्रोच का, कि ग्लोबल मार्केट एक्सेस के लिए जो हमारे इंटरमीडिएरीज के लिए बेस्ड ऑन आईएफएससी होगा। तो इंडिकेट करेंगे कि मेजर पॉलिसी शिफ्ट हो इस डोमेन में, जो कि फर्दर डेलिब्रेशंस और सेपरेट सर्कुलर्स के थ्रू हम करेंगे। तो एक सीमलेस और एफिशिएंट चैनल बनाएंगे। कंसोलिडेशन एंड क्लियरर ऑब्लिगेशंस, तो यहाँ पर जनरल स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन वेरियस इंटरमीडिएरीज के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हम कर कर लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास में एक फार रीचिंग एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, चलो। आईएफएससी ने अनवेल किया है ट्रांसफॉर्मेटिव फंड मैनेजमेंट रेगुलेशंस फॉर 2025। इंडिया का आईएफएससी जो है उसको अब हमें यहाँ पर गिफ्ट सिटी में एक प्रीमियर ग्लोबल हब बनाना था एसेट मैनेजमेंट के लिए, इसीलिए यहाँ पर एक आईएफएससी फंड मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2025 लेकर आई गई, जो कि फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेशंस रहेंगी और जो अर्लियर फ्रेमवर्क था उसको सुपरसीड कर लेंगी। तो यहाँ पर कोर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि फंड जुरिस्डिक्शन ऑफ चॉइस रहे, जिसमें कि रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रूल्स जो हमारी बन गई थी उसको एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क के अंडर लेकर आएंगे। एनहांस करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन कर इनोवेशन को फोस्टर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ की पिलर्स और सेलिएंट फीचर्स हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने यहाँ बात की है कि भाई हमारा जो फंड मैनेजमेंट लैंडस्केप है उसको रीडिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन है फंड मैनेजर्स का, उसकी बात की गई है। तो न्यू रेगुलेशंस में हम एक सिंगल रजिस्ट्रेशन हमारे फंड मैनेजमेंट एंटिटी के लिए क्रिएट करेंगे, जिसमें कि एंटिटीज यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज कर सकती हैं और मल्टीपल लाइसेंसेस की उन्हें जरूरत नहीं होगी। तो वेंचर कैपिटल स्कीम्स को मैनेज करना, अदर पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करना और पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह काम करना, इनविट्स रिट्स इन सबको इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज को मैनेज करना। अब ये सारी चीजें यहाँ पर एक फंड मैनेजमेंट एंटिटी खुद कर लेगी और अलग अलग लाइसेंसेस नहीं लेगी, रेदर केवल एक लाइसेंस लेगी फंड मैनेजमेंट एंटिटी का और उसी के अंदर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। रैशनलाइज कर देंगे फंड कैटेगरीज को, रिक्वायरमेंट्स को। तो क्लासिफिकेशन किया गया फंड्स का। अब यहाँ पर हमने स्कीम जो थी सोफिस्टिकेटेड एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे वेंचर कैपिटल स्कीम हो गया, तो ये हमारे सोफिस्टिकेटेड या एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए है, तो रेगुलेशंस में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। जैसे ग्रीन चैनल अप्रूवल, तो अगर स्मॉल फंड्स हैं और यहाँ पर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर बेस है, तो एक ग्रीन चैनल यहाँ पर क्विक लॉन्च के लिए होगा, जिसमें कि हमें केवल और केवल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आईएफएससी के पास में लॉन्च से पहले पहले एंड इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च के बाद में यहाँ पर अपने रिव्यूज करवा सकते हैं। कोई भी सेक्टोरल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के अंडर नहीं आएंगी, बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन है कि कहाँ कहाँ फंड्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। यहाँ पर लेवरेजिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, तो जो फंड्स हैं वो हम यहाँ पर यूज कर लेवरेज कर सकते हैं ताकि रिटर्न्स को एनहांस करें। तो ये हमारे पास में क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जैसे उधार लिया, किया, बोरो कर कुछ फंड कलेक्ट किया और उसको इन्वेस्ट कर दिया और उस पर से ज्यादा रिटर्न यहाँ पर ले लिए। रिटेल स्कीम्स, जो फंड्स यहाँ पर अपना केटर करना चाहते हैं ब्रॉडर रिटेल इन्वेस्टर बेस को, तो स्ट्रिक्टर प्रूडेंशियल नॉर्म्स लग जाते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। तो ये अब ज्यादा स्ट्रिंजेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स और वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स।
अब ये जो अक्रेडिट इन्वेस्टर्स हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पर अक्रेडिट इन्वेस्टर्स वो हैं जो कि वेल इन्फॉर्म्ड हैं और इन्वेस्टमेंट रिस्क को आसानी से यहाँ पर असेस कर सकते हैं। ये फंड्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली उन इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करेंगे जो कि एक रिलैक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चाहते हैं, इनोवेशन फॉस्टर करते हैं और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को यहाँ पर अपना लेकर आते हैं। तो फ्रेमवर्क यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए क्या रहेंगे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्या है? एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उसने बोला एक पीएमएस थे कि आप मेरे लिए या तो एडवाइजरी रोल की तरह या तो एक पोर्टफोलियो बना दो कि कहाँ कहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे रियल एस्टेट, कुछ डेट में, कुछ इक्विटीज में, अलग अलग सेक्टर्स की। और फिर यहाँ पर वो पोर्टफोलियो कैसे काम कर रहा है, कब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को कहीं और लेकर जाना है, पूरी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ये रेगुलेशंस एक रोबस्ट फ्रेमवर्क दे रहे हैं एंटिटीज के लिए जो कि ऑफर करेंगे पीएमएस हमारे आईएफएससी से, तो अट्रैक्ट करेंगे फैमिली ऑफिसेस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। ठीक है, इंडिया में यूजुअली जिनके पास 50 लाख रुपीज से ज्यादा होते हैं उनको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में ले आते हैं और एक ग्लोबल प्रोफाइल यहाँ पर हमारा मैनेज किया जाता है आउट ऑफ गिफ्ट सिटी। तो यहाँ पर जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ना वाइड एरे ऑफ सिक्योरिटीज अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स। बूस्ट हमारे सस्टेनेबल एंड ईएसडी इन्वेस्टिंग के लिए बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ में रेगुलेशंस स्पेसिफिक प्रोविजंस देती हैं ताकि एनकरेज करें लॉन्च ऑफ फंड्स जो कि ईएसडी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जाएगा। फैसिलिटेट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ग्रीन एंड सोशल इम्पैक्ट फंड्स की, पोजीशन करेंगे आईएफएससी को एज हब ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस। स्ट्रीमलाइन यहाँ पर ऑनबोर्डिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है उनको करेंगे। तो ओवरऑल प्रोसीजरल फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर हमारा सिंप्लीफाई किया गया, मल्टीपल अप्रूवल्स यहाँ पर रिड्यूस किए गए, टाइमलाइन हमारी रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनाए गए, फोकस किया गया ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर जो कि एक क्रिटिकल कंपोनेंट है कि किस तरह से ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करें जो कि वैल्यू करते हैं स्पीड टू मार्केट। इम्पैक्ट एंड फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो आईएफएससी फंड मैनेजमेंट जो है गेम चेंजर की तरह काम करेगा और यहाँ पर एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बन जाता है। तो हमारे पास में कुछ यहाँ पर चीजें हैं जिसको आप वैसे रीड कर सकते हैं, सच एग्जाम में क्या ही आ जाएगा इसमें से। बस याद रखना है कि गिफ्ट सिटी को हमें कॉम्पिटेटिव एंड क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बनाना है, जैसे सिंगापुर, दुबई या मॉरिशस वाला है। अब यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो एनकरेज कर रहे हैं कि फैमिलियराइज करेंगे खुद को विद द प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस और कैपिटलाइज करेंगे ऑन इमेंस अपॉर्चुनिटीज एमर्जिंग विद इन द गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं आईएफएससीए बैंकिंग हैंडबुक अमेंडमेंट जनरल डायरेक्शंस। तो यहाँ पर हम फाउंडेशनल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स देखेंगे बैंकिंग यूनिट्स की आईएफएससी में। तो स्ट्रीमलाइन करेंगे सेटअप प्रोसेसेस को, क्लैरिफाई करेंगे स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, स्कोप ऑफ परमिसिबल एक्टिविटीज को ब्रॉडन किया जाएगा। अमेंडमेंट्स यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कि हमारे बिजनेस यूनिट्स यहाँ पर अंडरटेक कर सकते हैं। तो एक वाइड एरे यहाँ पर हमारे एरे ऑफ फी बेस्ड सर्विसेज आता है, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, पार्टिसिपेशन होता है ब्रॉडर रेंज ऑफ डेरिवेटिव्स में, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, और अलाउ किया जाता है बैंकिंग यूनिट्स को कि वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में यहाँ पर इनको अपडेट किया जाता है ताकि फॉर्मली रिकॉग्नाइज करें और क्लियर रेगुलेटरी पाथवे प्रोवाइड करेंगे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीबीयूज। ये एक सिग्निफिकेंट मूव है जिसमें कि फॉस्टर करेंगे इनोवेशन को और अट्रैक्ट करेंगे फिनटेक ड्रिवन बैंकिंग मॉडल्स को। स्ट्रीमलाइन लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, तो जो प्रोसेसेस हैं हमारे कि यहाँ पर हमें एक लाइसेंस ऑब्टेन करना है या अदर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, इसे ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया गया। यहाँ पर ग्रेटर क्लैरिटी दी जाएगी कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, कितने टाइम के अंदर चीज़ें हो जाएंगी, क्राइटेरिया क्या रहेगा, कोई भी एम्बिग्यूटीज है उन्हें कम कर दिया जाएगा और सेटअप टाइम हमारे न्यू एंट्रेंट्स के लिए भी कम किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस डायरेक्शंस, यहाँ पर हमारी किस तरह से जो बैंकिंग यूनिट्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, मार्केट्स के साथ, वो बताया गया है। एनहांस कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब आपको पता है नो योर कस्टमर, एएमएल गाइडलाइंस, काउंटरिंग यहाँ पर द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये सारी चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड भी होती हैं, इंडिया में भी होती हैं। ड्यू डिलिजेंस हमें फॉलो करना होता है, तो वही हमें यहाँ पर भी स्ट्रेंथन करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्म्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर रीइंफोर्स कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो हमें यहाँ पर रीइंफोर्स अलाइन करना है।
ठीक है। तो ज्यादा रिगरस रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर रखी जाएंगी ताकि बेनिफिशियल ओनर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, इन्हें बीओवी बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर्स को, और कंडक्ट करेंगे ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल किया जाएगा। तो यहाँ पर एक हैंडबुक है जो कि एक मोर स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लेकर आएंगे कि किस तरह से कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे। बीयूज यहाँ पर एक क्लियर प्रोसेस बनाते हैं ताकि जो भी कंप्लेंट्स या ग्रीवांसेस हैं उन्हें लॉन्च कर सको, आप रिजॉल्व कर सकते हैं विद इन डिफाइंड टाइमलाइंस। फिर एक फेयर प्रैक्टिस कोड यहाँ पर रहेगा जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी प्राइसिंग में प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिस, अगर किसी को लोन वगैरह दिया जा रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन, टाइमलाइंस, गाइडलाइंस, यहाँ पर कोई भी हमारे हिडन चार्जेस हैं तो वो सारी चीजों को हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना है क्लाइंट्स को, और ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। बीयूज जो है वो अडेयर करेंगे टू द एथिकल स्टैंडर्ड्स और वो भी हायर लेवल के इन देयर डीलिंग्स। तो साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर जो ग्रोइंग थ्रेट था साइबर अटैक्स का, उसी की वजह से अब हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक मैंडेट्स है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को रोबस्ट बनाने के लिए और डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स के लिए। तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में हम यहाँ पर अलाइन करेंगे लाइक जीडीपीआर, जिसमें कि सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी देखी जाएगी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन की। प्रूडेंशियल डायरेक्शंस, तो यहाँ पर हमारे पास में ये एट द हार्ट ऑफ इंश्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और साउंडनेस है बैंकिंग सेक्टर की। जैसे आरबीआई इंडिया में देखेगा बैंकिंग सेक्टर को, ऐसे आईएफएससी देख रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने की, और जो कैपिटल हमें चाहिए होती है ना हमारे पास में, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, इसके अलावा टीयर 2 कैपिटल, फिर हमारी टोटल कैपिटल का, इसके अलावा हमारे पास में कंजर्वेशन बफर्स होते हैं, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइक्लिक कैपिटल कंजर्वेशन बफर, उन सबको हमें कैसे मेंटेन करना है उसका फ्रेमवर्क देखा गया। तो बाज़ेल 3 नॉर्म्स को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर अलाइन करेंगे ग्लोबल बाज़ेल 3 स्टैंडर्ड्स के साथ में। बाज़ेल 3 फ्रेमवर्क जो होता है ना वो रिकमेंडेटरी होता है नेचर में, लेकिन आरबीआई यहाँ पर अलग से रूल्स बताता है। अब आईएफएससी क्या करे, बाज़ेल 3 फ्रेमवर्क को ही फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में हायर कैपिटल बफर्स रखने की बात की गई है। बाज़ेल जो है वो 8% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी बोलता है, आरबीआई 9% बोलता है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए दो हमारे पास रेशियोज होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास अगले 30 दिन में जो खर्चे होने वाले हैं उनको कवर करने के लिए इनफ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हैं। और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो में हम देखते हैं कि जो हमारे पास में यूज होगा फंड का, ठीक है, अगले 30 दिन में उसको कवर करने के लिए हमारे पास इनफ सोर्स ऑफ फंड्स हैं या नहीं है, और इनमें भी हमारे पास में हाई क्वालिटी के फंड्स होने चाहिए जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में हमारे पास कंसिस्टेंट रहे हैं। तो यहाँ पर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फ्रेमवर्क लेकर आएंगे ताकि जो लिक्विडिटी रिस्क है उसे मैनेज कर पाए, कैश क्रंच ना हो जाए, है ना। यहाँ पर हमें इंश्योर करना है कि जो हमारी बिजनेस यूनिट्स हैं इनके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हो, इन्हें बोलते हैं HQLA। इसमें भी हमारे पास HQLA1, HQLA2 इस तरीके से कैटेगरीज होती हैं ताकि हम यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म, यूजुअली 30 दिन ही होता है आपका, और लॉन्ग टर्म फंडिंग शॉक्स को हम एब्जॉर्ब कर पाए। स्ट्रिक्टर एक्सपोजर नॉर्म्स रहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे सिंगल बोरोअर, ग्रुप बोरोअर एक्सपोजर्स हैं उन्हें टाइटन किया गया है उससे रिलेटेड नॉर्म्स को, ताकि क्रेडिट रिस्क कंसंट्रेशन ना हो और बीयूज जो है वो एक वेल डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो अपना बना कर रखे। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एक ग्रेट एम्फोसाइज होगा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, क्लियर डेफिनेशन दी जाएगी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हमारे बीओडी और सीनियर मैनेजमेंट की, ओवरसी करेंगे रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस। यहाँ पर हमें ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल कंट्रोल्स और एक रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर रोबस्ट होना चाहिए, जिसमें कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क हम कवर करेंगे। आईएफएससी फ्रेमवर्क यहाँ पर शिप लीजिंग के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क ताकि एंकर करेंगे ग्लोबल शिप लीजिंग गिफ्ट सिटी में, ठीक है। लीजिंग आपका रेंटल एग्रीमेंट्स की तरह ही होता है। तो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ताकि हमारा जो मल्टी बिलियन डॉलर मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसमें हम टैप कर पाए, और एक ऑपरेशनलाइज करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को शिप लीजिंग के लिए। आईएफएससी ने क्या किया है, यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क निकाला है शिप लीजिंग के लिए और फाइनेंसिंग के लिए, ताकि ग्लोबल मैरीटाइम प्लेयर्स जो हैं वो एक बेस बनाए इंडिया के आईएफएससी में गिफ्ट सिटी में, ठीक है, और एक वाइब्रेंट हब बन जाए
जहाँ पर राइवल्स इंटरनेशनल सेंटर्स जैसे कि सिंगापुर, दुबई और हांगकांग की तरह इसको एक वाइब्रेंट हब में क्रिएट कर दें, और एक क्लियर रेगुलेटरी फाइनेंशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी बिजनेसेस यहाँ पर ओन या लीज करेंगे शिप्स को और अदर मैरीटाइम वेसल्स को, तो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है ये इंडियन गवर्नमेंट के ब्रॉडर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का, जहां पर हम कंट्री की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेंगे और ग्लोबल स्टैंडिंग को। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री बनाएंगे, ऑफर करेंगे फेवरेबल रेगुलेटरी रिजीम, टैक्स इंसेंटिव्स, एक्सेस प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स की। और आईएफएससी एम कर रहा है कि ऑनशोर करे द ऑफशोर, ब्रिंग बैक इंडिया यहाँ पर टू द शिप लीजिंग एंड फाइनेंसिंग बिजनेस, जो कि अभी फॉरेन जुरिस्डिक्शंस यहाँ पर डोमिनेट करे, एक टाइम पर इंडिया भी करता था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे जो ग्लोबल शिप ओनर्स हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, मैरीटाइम फंड्स हैं, वो ऑपरेशनल सेटअप यहाँ पर लगाएंगे। फिर इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे, इंडियन शिपिंग कंपनीज जो हैं इनको एक्सेस दी जाएगी फाइनेंसिंग की, लीजिंग सॉल्यूशंस की, और रिड्यूस करेंगे ऑपरेशनल कॉस्ट को और इंक्रीज करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस। डेवलप करेंगे एंसिलरी सर्विसेज को, तो ग्रोथ यहाँ पर रिलेटेड सर्विसेज की होगी, जैसे शिप मैनेजमेंट, ब्रोकरेज, मैरीटाइम इंश्योरेंस, लीगल एडवाइजरी विद इन द आईएफएससी। की फीचर्स क्या है शिप लीजिंग फ्रेमवर्क के, तो एक सीरीज ऑफ सर्कुलर्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं, और कुछ यहाँ पर की प्रोविजंस रहेंगे, जैसे परमिसिबल एंटिटीज तो रजिस्टर करेंगे आईएफएससी को एज द फाइनेंस कंपनी पर यूनिट, और अंडरटेक करेंगे शिप लीजिंग एक्टिविटीज, जिनको सेटअप किया जाएगा बोथ इंडियन और फॉरेन प्रोमोटर्स के थ्रू, ताकि यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पाए। तो यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग जैसे शिप लीजिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो कंडक्ट की जाएंगी। ऑपरेटिंग लीज होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 5 साल के लिए दिया गया, तो इसमें जो मेंटेनेंस होगी शिप्स की, है ना, या फिर ओवरहॉलिंग होगी, इनको रिपेयर करना है, इनको इनकी सर्विसेज चेक करना, वो हमारी जो कंपनी होती है, देखो कंपनीज कैसे होती है लीजिंग में, एक होते हैं लेजर, लेजर होते हैं ओनर, एक होते हैं लेजी, लेजी होते हैं आपके यहाँ पर जैसे जो लोग इसको रेंट पर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो तरह की मेन लीज होती हैं, और भी बहुत तरह की होती है, लेकिन मेन जो होती है वो एक होती है ऑपरेशनल, एक होती है फाइनेंशियल। ऑपरेशनल में जैसे ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 5-10 साल ऐसे कुछ। फाइनेंशियल आपकी ना इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ जितनी भी है एसेट की, जैसे अगर एक बिल्डिंग है उसकी 100 साल की लाइफ है, तो पूरे 100 साल के लिए होगा। यहाँ पर मेंटेनेंस, रिपेयर, इंश्योरेंस, ओवरहॉलिंग, ये सारी चीजें हमारा लेजर कर रहा है, लेकिन फाइनेंस लीज में ये सारे काम लेजी कराता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें इसको पूरी जिंदगी से अपने साथ रखना है। ऑल्सो फाइनेंस लीज में ऐसा भी होता है कि अगर लेजी चाहे, ठीक है, और लेजर भी यहाँ पर रेडी है, तो धीरे धीरे ओवर द लीजिंग ईयर्स ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है लेजी के पास में, लेजर से, ठीक है। पूरी जिंदगी जब आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो उसकी ओनरशिप भी आपको मिल गई। तो शॉर्ट टर्म लीजेस होती हैं ऑपरेशनल लीज, जहां पर लेजर जो है, लेजर आप याद रखना ओनर होते हैं, वो ओनरशिप रखेंगे, और लेजी यहाँ पर जैसे आप रेंट पे कर रहे हो, किसी के घर में रहते हो और रेंट पर रहते हो या फ्लैट लेकर रहते हो, तो यहाँ पर आप उनको रेंट पे कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो, तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। फाइनेंस लीज आपकी लॉन्ग टर्म होती है, जहां पर हम सब्सटेंशियली जितने भी रिस्क और रिवॉर्ड्स हैं, खराब हो गया तो उसको सही कराने का काम, कोई रिवॉर्ड्स हैं से रिलेटेड तो वो भी आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लेजी को मिलते हैं, और ऑप्शन दिया जाता है कि जब यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगी इस पर्टिकुलर एसेट की, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर लीज का टाइम खत्म हो जाएगा, ओनरशिप को लेजी के पास ट्रांसफर कर देंगे। हाइब्रिड लीज होती हैं, जहां पर हम ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज दोनों को कंबाइन कर लेंगे। जो भी चीजें हैं, सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, देखो एक ए है, एक बी है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। ए के पास में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बट वो जो प्रॉपर्टी है उसके अलावा इसके पास में कोई भी पैसा नहीं है। तो ए ने सोचा कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेच देता हूँ और एक बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, लेकिन इस प्रॉपर्टी को वो अपने बिजनेस के लिए भी यूज करना चाहता है, जमीन को। तो उसने बी से बात की और बी ने ये एसेट इससे खरीद लिया। अब यहाँ पर बी ने खरीदने के बाद में ए को सेम एसेट वापस रेंट पर दे दिया, और यहाँ पर जो बी ने पैसा दिया वो हमारे ए के पास मिल गया। तो ए ने कुछ पैसा तो रेंट के तौर पर पे कर दिया, और बाकी अपनी जो फैक्ट्री रन करने के लिए पैसे की जरूरत थी वो कर ली, ठीक है। तो आपके पास जो एसेट था, आपके पास एक जमीन थी, एक फैक्ट्री थी,
वो फैक्ट्री आपने किसी और को बेची, बेचकर जो पैसा मिला उससे आपने इस फैक्ट्री को रन करा और इस फैक्ट्री को ही आपने लीज पर ले लिया था। तो जितनी भी शिपिंग कंपनीज हैं उनको अलाउ किया गया कि वो अपने वेसल्स को किसी लीजिंग एंटिटी को यहाँ पर सेल कर दे आईएफएससी में और फिर उनको लीज कर कर यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर कैपिटल फ्री अप हो गया आपके पास, अब आप इसे ऑपरेशंस में यूज कर पाओगे। एसेट मैनेजमेंट में एक पोर्टफोलियो बनाएंगे शिप एसेट्स का इन्वेस्टर्स के लिए। फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग में डेट या इक्विटी फाइनेंसिंग की जाएगी ताकि शिप्स को एक्वायर करें या फिर जो हमारे दूसरे मरीन एसेट्स हैं। फाइनेंशियल एंड प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स में इंश्योर करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकोसिस्टम की, प्रिस्क्राइब करेंगे स्पेसिफिक प्रूडेंशियल नॉर्म्स शिप लीजिंग के लिए, जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हमारी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल, ताकि हम ऑपरेशंस को कमेंस करें। नेट ओन फंड हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड लेवल, हमारा नेट ओन फंड का जो है वो हमें मेंटेन करना है ऑनगोइंग बेसिस पर। इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली जो नेटवर्थ होती है वो हमारे पास इतनी मिनिमम होनी चाहिए करके, जो यहाँ पर हम कितना लोन ले सकते हैं या अपनी कैपिटल को लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है, ये बताया जाता है। रेगुलेटरी बेनिफिट्स एंड टैक्स इंसेंटिव्स में यहाँ पर मोस्ट अट्रैक्टिव कंपोनेंट है ये हमारे फ्रेमवर्क का, जिसमें एंटिटीज आईएफएससीज को सेटअप कर रही हैं और यहाँ पर कुछ बेनिफिट जैसे टैक्स हॉलीडे दिया, तो 100% टैक्स एग्जाम्पशन दे दिया फॉर एनी 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ अ 15 ईयर ब्लॉक। एग्जाम्पशन जीएसटी से दे दिया जो कि एप्लीकेबल नहीं था ऑन द सर्विसेज ऑफर्ड बाय आईएफएससी यूनिट्स या फिर ट्रांजेक्शन जो हमारे आईएफएससी में होते हैं। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको एग्जाम्पशन दे दिया स्टैम्प ड्यूटी पर ताकि वो एंटिटी को स्टैब्लिश करें। क्लोज एंडेड आईएफएससी फंड्स में एक फ्रेमवर्क बनाया ताकि क्रिएशन हो जाए फंड्स का, जिसे हम इन्वेस्ट करेंगे शिप्स में, अदर मैरीटाइम एसेट्स में और लिस्ट करेंगे इसको आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज पर। इम्पैक्ट एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, तो स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होती है इस फ्रेमवर्क की, जो कि एक लैंडमार्क डेवलपमेंट होता है इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में। वन स्टॉप शॉप यहाँ पर सभी शिप लीजिंग एंड फाइनेंसिंग नीड्स के लिए आईएफएससीए ने एक कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव बनाया ट्रेडिशनल मैरीटाइम फाइनेंस हब की जगह पर, जिसमें कि हम यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखते हैं। टोनेज में यहाँ पर जो हमारे शिप्स हैं रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन फ्लैग उसमें इंक्रीमेंट आया। डीपर एक्सपर्टीज हमारे पास मैरीटाइम फाइनेंस में हो पाती है। ग्रेटर इंटीग्रेशन होता है इंडियन इकोनॉमी का विद ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर आईएफएससी ने डेडिकेटेड रेगुलेशंस निकाली हैं ताकि गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल हब बनाया जाए पेमेंट सर्विसेज के लिए। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिनटेक इकोसिस्टम इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आईएफएससी पेमेंट सर्विस रेगुलेशन हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रेगुलेशंस हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल अलाइन लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर पेमेंट सर्विसेज जो है आईएफएससी से हम प्रोवाइड करें। और कोर ऑब्जेक्टिव है कि अट्रैक्ट करेंगे लैंडिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फिनटेक फर्म्स को, जिसमें कि रेगुलेशन होगी, क्लैरिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा इनोवेशन के लिए, एंश्योर करेंगे रोबस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है पेमेंट सर्विस फ्रेमवर्क का, यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास पेमेंट सिस्टम हब बनाया जाएगा हमारा, ताकि हम यहाँ पर प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट कराएं इंटरनेशनल पेमेंट का एफिशिएंटली, एनकरेज करेंगे डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट न्यू एंड इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस का किसी भी रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में। रेगुलेटरी सर्टेनिटी लेकर आएंगे, एक क्लियर कंसोलिडेटेड प्रेडिक्टेबल लीगल फ्रेमवर्क होगा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जैसे रिजर्व पे, पेटीएम, ये सब होता है ना ऐसे ही। अब यहाँ पर सेफगार्ड करेंगे हम जो भी कंज्यूमर इंटरेस्ट हैं, तो इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रॉन्ग मेजर्स ताकि फंड्स को प्रोटेक्ट करें, डेटा सिक्योरिटी को, ग्रीवांस रिड्रेसल हो। एंड यहाँ पर हमें हार्मोनाइज करनी है रेगुलेटरी अप्रोच इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में, एंश्योर करेंगे इंटर ऑपरेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो की फीचर्स एंड प्रोविजंस क्या है रेगुलेशंस के, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें ऑथराइजेशन, ऑपरेशन एंड सुपरविजन होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का। तो यहाँ पर हर एक एंटिटी जो कि अपनी पेमेंट सर्विसेज ऑफर करना चाहती है उसको आईएफएससीए से ऑथराइजेशन लेना होगा और क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे, जैसे कि मिनिमम नेटवर्थ और कैपिटल एडुकेसी यहाँ पर इन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के हमें बताई गई हैं और कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिनिमम नेटवर्थ की, ठीक है,
तो यहाँ पर बोला गया है कि एक रेगुलर पेमेंट सर्विस अगर आपके पास प्रोवाइडर है तो इनकी मिनिमम नेटवर्थ 100,000 स्टार्ट में होनी चाहिए, जो कि धीरे धीरे कर 2 लाख डॉलर्स तक आपकी चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी कब होनी चाहिए, तीसरे फाइनेंशियल ईयर तक हो जानी चाहिए। तो एक सिग्निफिकेंट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो है उनके पास मिनिमम नेटवर्थ 2,50,000 डॉलर्स की होनी चाहिए। ठीक है, ये तो रेगुलर वाले थे, ये आपके सिग्निफिकेंट वाले थे। और यहाँ पर हमें इसको इंक्रीज करना है 5 लाख तक जब थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अलग से रेगुलेशन बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, सॉरी यहाँ पर आपके मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें भी बोला गया है कि जो पीएसपीज हैं वो डिस्क्लोज करेंगे ऑथराइजेशन को आईएफएससी के थ्रू, जिसमें फी स्ट्रक्चर इनका $1,000 का दिया गया है, रजिस्ट्रेशन फी 25,000 रुपीज की डॉलर्स की, एनुअल फी $5,000 यहाँ पर रेगुलर पीएसपीज के लिए, और सिग्निफिकेंट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो ये आपका $10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनुअल फी हो गई, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फी हो गई, और ये आपकी एप्लीकेशन फी हो गई। टैक्स एग्जाम्पशन आपको पता ही है 100% मिल जाता है पहले 10 साल के लिए आउट ऑफ फर्स्ट 15 ईयर्स, और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यहाँ पर 9% का लग जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के लिए स्क्रूटनी होगी प्रमोटर्स की, डायरेक्टर्स की और की मैनेजरियल पर्सनल्स की, ताकि इंश्योर करें इंटीग्रिटी एंड कंप्लायंस। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर और हमें क्या ध्यान में रखना है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को ध्यान में रखना है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा रोबस्ट एंड सिक्योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स का। इसके अलावा यहाँ पर बिजनेस प्लान बनाया जाएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें कि किस तरीके से प्रपोज्ड एक्टिविटीज हमारी होंगी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या रहेंगी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास में स्कोप क्या है इन रेगुलेटेड पेमेंट सर्विसेज का, पेमेंट प्रोसेसिंग आपकी, और यहाँ पर सेटलमेंट से रिलेटेड सर्विसेज, ताकि एग्जीक्यूशन हो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स का फॉर थर्ड पार्टीज। इसके अलावा यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस जाएगा, ये वाला रह गया। पेमेंट एग्रीगेशन एंड गेटवे सर्विसेज, तो यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट हमारे मर्चेंट्स के लिए। इशुएंस होगी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो प्रीपेड कार्ड्स या अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू किए जा सकते हैं। ऑफर करेंगे अकाउंट जिनको हम एग्जिस्टिंग पेमेंट ट्रांजेक्शन्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ की ऑब्लिगेशंस हैं ऑथराइज्ड पीएसपीज के लिए। तो यहाँ पर हमारे बोला गया है कि जो ऑनगोइंग ऑब्लिगेशंस हैं उसमें हमारे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना और मार्केट इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होगा। तो आपको बोला जाएगा कि भाई एक कॉर्नरस्टोन है जो कि हमारे स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि यहाँ पर सेफगार्ड करें फंड्स अगर क्लाइंट से मिलेंगे तो इनको हम सेग्रीगेट करते हैं फ्रॉम पीएसपीज ओन फंड्स, और इनको एक सेपरेट अकाउंट में विद द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में बोला गया है कि एक आपको अलग से कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अपना बिल्ड करना होगा, जिसमें कि आइडेंटिफाई, मेजर, मॉनिटर और मिटिगेट करोगे अलग अलग रिस्क, जैसे ऑपरेशनल, साइबर या फिर लिक्विडिटी। बाज़ेल नॉर्म्स कौन से रिस्क की बात करता है, मेजरली क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड नॉर्म्स में रेगुलेशंस मैंडेट करेंगे कि अडेयर करो हाई स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ताकि इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है पेमेंट सिस्टम की उसे मेंटेन कर पाए। कंडक्ट करेंगे बिजनेस नॉर्म्स को, तो पीएसपी जो है वो अडेयर करते हैं टू फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग विद कस्टमर्स, और यहाँ पर एक एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगे। रेगुलर रिपोर्टिंग की जाएगी आईएफएससी की ऑन फाइनेंशियल पोजीशंस, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, कंप्लाई करेंगे विद रेगुलेशंस जो कि हमारा मैंडेटरी रहेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों को बोला गया है कि कोई भी आपका टैक्स, ठीक है, सीटीटी या फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या जीएसटी या स्टैम्प ड्यूटी, वो आपको नहीं देना। काफी कॉम्पिटिटिव टैक्स रिजीम इनको प्रोवाइड की गई है। ओके, चलो, सीटीटी क्या है आपका, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एसटीटी मैंने बता ही दिया है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जीएसटी आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो कि आपके पेमेंट सिस्टम पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड रहती हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, फाइनेंशियल फिनटेक लैंडस्केप जो है गिफ्ट सिटी में वो एक गेम चेंजर बन जाएगा। तो अट्रैक्ट करेंगे ग्लोबल पेमेंट्स, बूस्ट करेंगे ई कॉमर्स को, फॉस्टर करेंगे इनोवेशन को, एनहांस करेंगे
फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईएफएससी फोर्टिफाई कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2024। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं अब। तो जो हमारे पास आईएफएससी के पेमेंट सर्विसेज हैं, ठीक है, इसी को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इसी फ्रेमवर्क को आईएफएससी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशंस लेकर आए हैं, ताकि फाइनेंशियल मार्केट्स को अगर हमें यहाँ पर बेसिकली प्रमोट करना है, गवर्न करना है, तो ये लेजिस्लेशंस इसके एक बैकबोन की तरह काम करेंगी और सुपरवाइज करेंगी फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। तो जब हमारे पेमेंट सर्विस रेगुलेशंस एंटिटीज को गवर्न कर रहे हैं, जो कि हमारे एंड यूजर्स जैसे कि पेमेंट गेटवेज हो गए, इनके साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, तो ये जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशंस हैं, ये लार्जर सिस्टमेटिक एंटिटीज को यहाँ पर लेकर आएंगी और अनेबल करेंगी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इंश्योर करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिस्टमिक इंटीग्रिटी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो रेगुलेशंस हैं वो हम क्यों लाए हैं, ताकि सेफ्टी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी हो जाए फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो प्रमोट करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मिटिगेट करेंगे सिस्टमिक रिस्क को, जो कि यहाँ पर अगर कोई भी की पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम के फेल होने की वजह से देखने के लिए मिल सकता है। जैसे हर स्टार्ट रिस्क हुआ था जर्मनी में, जहाँ पर हर स्टार्ट रिस्क आपने क्यों फेस किया, क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट रिस्क आया एंड इसकी वजह से एक बैंक गिरा और बैंक के गिरने से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आया था। फिर अलाइन करेंगे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट एंड अडेयर करेंगे इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस, ठीक है, जो कि आपको ब्राजील नॉर्म्स लाकर देता है, और आईओस्को फ्रेमवर्क के अंडर ये आएगा। इंश्योर करेंगे लीगल क्लैरिटी, तो एक क्लियर बेसिस होनी चाहिए कि किस तरीके से ऑपरेशंस होगा इन एफएमआईज का, जिसमें कि हम फाइनलिटी हमारे सेटलमेंट की भी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट्स किस तरीके से दिए जाएंगे और यहाँ पर क्या एग्जाम्पशंस रहेंगे, वो सारी चीजें भी हम देखते हैं। फोस्टर करेंगे इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, पेमेंट सिस्टम को ऑथराइजेशन से मना कर सकती है, एग्जाम कर सकती है अपनी यहाँ पर पावर्स यूज कर कर। और अगर एप्लीकेशन डाली गई है एग्जाम्शन के लिए, तो यहाँ पर रैशनल होना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों चाहते हो। साथ में अथॉरिटी जो है वो ड्यू कंसिडरेशन यहाँ पर लेते हुए जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी डिसाइड करेगी कि क्या उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, इसको विद या विदाउट कंडीशंस, या फिर रिक्वेस्ट को यहाँ पर रिजेक्ट कर देना है फॉर एग्जाम्पशंस। ओके, चलो अब यहाँ पर हमने देखा कि हमें ना सीपीएमआई जो है हमारी कमिटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग जाना है और फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करना है, जो कि बीआईएस और आईओस्को ने हमें दिए हैं। साथ में ना हमें कुछ कोर प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि हमारे आते हैं सीपी सिप्स के अंडर। अब ये सीपी सिप्स क्या होता है, ये होता है आपका कोर प्रिंसिपल्स फॉर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम। जैसे हमारे पास सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, ऐसे ही सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम्स भी हैं, जिनको बीआईएस यहाँ पर आपको बताता है। फिर यहाँ पर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमें यहाँ पर फॉर्मल पेमेंट ऑफ जो भी हमें करनी है पेमेंट्स, वो उनके लिए क्या क्या हमें प्रोसेस रखना होगा, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी रहेंगी। इसके अलावा हमें कौन कौन से रिटर्न्स डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने हैं। अकाउंट्स यहाँ पर और बैलेंस शीट की बात करें, तो जो कॉपी है हमारी ऑडिटेड बैलेंस, देखो पहले ना बैलेंस शीट वगैरह हमारी ऑडिट हो जाती है, उसके बाद ही हम कॉपी यूजुअली सबमिट करते हैं, तो या तो हम वो करेंगे, और अगर हम वो नहीं कर पाए ऑडिटिंग, तो फिर हम ऐसे ही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इन सब की यहाँ पर एक ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ साथ कॉपी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर ये हमें कब करनी होती हैं, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर हमें इन्हें प्रोवाइड करना होता है। ओके, साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें मतलब करना ही होता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कराना होता है जब हम इसे अथॉरिटीज के पास में सबमिट करते हैं। और कहाँ पर, कौन से न्यूज़पेपर्स में, जहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बिजनेस हमारा है, ठीक है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का, उनका बिजनेस जहाँ भी रजिस्टर्ड है, जहाँ भी हेडक्वार्टर्ड है, उस एरिया के जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर। ओके, ऐसा सेम ना हमारे बैंक्स के लिए भी होता है। तो यहाँ पर हम अडॉप्शन कराएंगे न्यू टेक्नोलॉजीज का, प्रोसेसेस का, ताकि एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ा दें क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की।
और मेंटेन करेंगे रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट। डिस्टिंक्शन हमारे पेमेंट सर्विस रेगुलेशन से कैसे होगा, तो यहाँ पर फ्रंट एंड प्लेयर्स जो है उनको गवर्न किया जाता है पेमेंट सर्विस रेगुलेशन में। ये वो एंटिटीज हैं जो कि पेमेंट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रही है डायरेक्टली कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए, जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस प्रोवाइडर्स। तो फोकस हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर होगा, डेटा सिक्योरिटी पर, सेफगार्ड करेंगे क्लाइंट के फंड्स को। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशंस यहाँ पर बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती हैं, जिसमें कि सिस्टमिक एंटिटीज या सिस्टम जो हैं थ्रू विच हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, तो कुछ की फीचर्स और प्रोविजंस क्या क्या हैं। ऑथराइजेशन होगा हमारे फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर हमें एप्लीकेशन जो है वो डालनी होती है। तो बेसिकली कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि यहाँ पर एक पेमेंट सिस्टम स्टैब्लिश या ऑपरेट करना चाहती है, या फिर सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी या सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम आईएफएससी में, उसे आईएफएससी से ऑथराइजेशन लेना होगा। और इसमें यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि वो जितनी भी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड, गवर्नेंस एंड अरेंजमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी साउंडनेस, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। और जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे फाइनेंस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ में, उनको भी ये यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लीगल बेसिस पर काम करेंगे, इंश्योर करेंगे कि फाइनलिटी और इरिवोकेबिलिटी हो। ऐसा नहीं हो कि जो फंड्स हैं वो रिवोकेबल हो जाएं बाद में, जो भी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। क्रेडिट और लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करना होगा। सेटलमेंट फाइनलिटी, यहाँ पर क्लियर और सर्टेन रूल्स होने चाहिए कि भाई सेटलमेंट फाइनल हो चुका है। ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करेंगे, तो कोई भी साइबर थ्रेट, सिस्टम फेलियर्स, ऑपरेशनल रेजिलियंस या डिसरप्शन जो है वो सब नहीं होने चाहिए। हमारा सिस्टम यहाँ पर एकदम यहाँ रेजिलियंट होना चाहिए। एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट में फेयर, ओपन, रिस्क बेस्ड क्राइटेरिया। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर में क्लियर डिस्क्लोजर्स हमारे रूल्स के, प्रोसीजर्स के, मार्केट डेटा के। ओवरसाइट एंड सुपरवाइजरी पावर्स में यहाँ पर हम देखेंगे कि आईएफएससी वाइड रेंजिंग पावर्स हैं, ताकि सुपरवाइजर ओवरसी करेंगे हम एफएमआई को। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाउंडेशनल स्टेप आई कि किस तरीके से गिफ्ट सिटी को एक क्रेडिबल और फुल सर्विस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में एक और स्कीम आ जाती है जिसे बोलते हैं आईएफएससीए इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम। ये क्या है, यहाँ पर रेगुलेटरी इनिशिएटिव है जिसमें कि हम ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करेंगे, क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हमारे इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। एक फॉर्मल चैनल यहाँ पर बनेगा जिसमें कि एंटिटीज जो है वो इनफॉर्मल गाइडेंस लेती हैं आईएफएससीए की कैसे इंटरप्रिटेशन या फिर एप्लीकेबिलिटी होगी इसकी, रेगुलेशन, सर्कुलर्स और गाइडलाइंस की। तो बिजनेसेस को हम हेल्प करें कि वो नेविगेट करें रेगुलेटरी लैंडस्केप को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में, कंप्लायंस एम्बिग्यूटी कम हो जाए और एक ज्यादा कोलैबोरेटिव और प्रोएक्टिव रिलेशनशिप रेगुलेटर और रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में बने। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ पर लोग आकर अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी की। तो ये आपका इफेक्टिव रहेगा 1 जनवरी 2025 से। यहाँ पर पर्सन्स लाइसेंस, रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड, ऑथराइज्ड बाय आईएफएससीए। पर्सन्स जो कि इंटेंडेड हैं कि भाई हमें एक बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है जिसमें आईएफएससीए रेगुलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो। पर्सन्स जो कि यहाँ पर एक यूनिट सेटअप करना चाहते हैं आईएफएससी में, या फिर कोई भी अदर पर्सन जिनको आईएफएससी ऑथराइज कर रही है, उनको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाता है। तो टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल गाइडेंस में नो एक्शन लेटर्स रहेंगे। डिपार्टमेंट्स इंडिकेट करेंगे कि क्या यहाँ पर हमें रिकमेंड करना है या नहीं करना एनफोर्समेंट एक्शन को। तो एप्लीकेंट जो है वो प्रोसीड करेंगे विद द प्रपोज्ड एक्टिविटी। इंटरप्रेटिव लेटर्स में डिपार्टमेंट्स इंटरप्रिटेशन कराते हैं लीगल रेगुलेटरी प्रोविजंस की, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स जो कि हमारे आईएफएससी एडमिनिस्टर करेंगे। आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए सर्कुलर्स, गाइडलाइंस जो हैं जो कि आईएफएससी से पहले पहले आ गई थी। और इंटरप्रिटेशंस यहाँ पर प्रपोज्ड एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। एप्लीकेशन पर्पसेस क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली स्विफ्ट के थ्रू आप एक एप्लीकेशन भेजोगे, फिर यहाँ पर हम अनेबल्ड, जब तक ये नहीं हो रहा एप्लीकेशन मेल से igdesk@ifsc.government.in पर भेजेंगे। ठीक है, जब तक ये स्विफ्ट नहीं आपका अनेबल हो गया। इसके बाद में इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम जो है इसके अंडर एप्लीकेशंस की जाती हैं। तो ये हम देखेंगे कि कोई भी अगर नो एक्शन लेटर या इंटरप्रेटिव लेटर लेना है, अगर ईमेल किया गया तो यहाँ पर $1000 का फी लेकर चलेंगे।
75% का गाइडेंस फी, 25% का प्रोसेसिंग फी। एप्लीकेशन में कंप्लीट डिस्क्लोजर और एनालिसिस होगा सभी मटेरियल फैक्ट्स का, रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस का, लिंकेज यहाँ पर गाइडेंस के थ्रू करेंगे एंड एप्लीकेंट्स की जो करंट प्रपोज्ड आईएफएससी एक्टिविटी है उन सबके साथ में। फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी रिक्वेस्ट कर सकता है, एप्लीकेंट रिप्लाई करेंगे 15 दिन के अंदर। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो रिजेक्शन हो जाएगा, इंटरनल व्यूज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। डिपार्टमेंट यहाँ पर इशुएंस करेगा गाइडेंस का विद इन 30 डेज। रिक्वेस्ट यहाँ पर जो एंटरटेन नहीं की जाएंगी। क्वेरी जनरल सी है, फैक्ट यहाँ पर इनकम्प्लीट है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया, एप्लीकेंट को डायरेक्ट प्रॉक्सिमेट इंटरेस्ट है नहीं, लीगल प्रोविजंस यहाँ पर साइट नहीं किए हैं, सिमिलर गाइडेंस ऑलरेडी हमने उनको सिमिलर फैक्ट्स के लिए ऑलरेडी दे दिया था, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, एनफोर्समेंट है, इशू जो है वो सबजुडाइज है, पेंडिंग बिफोर कोर्ट, पॉलिसी यहाँ पर प्रिवेंट कर रहा है कोई रिस्पॉन्स, और कोई भी अदर रीजन यहाँ पर जो कि डिपार्टमेंट को सही लगेगा। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो क्लॉज 4, 5 या 6.1 के हिसाब से नहीं जा रही है, जो हमने सारी चीजें पढ़ी, तो फी यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी जब हम यहाँ पर प्रोसेसिंग फी को डिडक्ट कर लेंगे। डिसएमिनेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जितना भी गाइडेंस है वो पब्लिश किया जाएगा आईएफएससी की वेबसाइट पर। कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर 90 दिन के लिए अवेलेबल होगा फॉर आपका जब रिक्वेस्ट दिया गया, नेम्स और सेंसिटिव डिटेल्स जो है वो रिडक्ट कर ली जाती है पब्लिकेशन से पहले। नेचर ऑफ गाइडेंस नॉन बाइंडिंग है, तो गाइडेंस लेटर्स जो है ना तो कोई लीगल डिटर्मिनेशन बनेंगे, ना कोई ऑर्डर है अथॉरिटी का, और ना ही अपीलेबल है कि आप उसकी अपील किसी ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जाकर लेकर जा रहे हो। फिर आईएफएससी जो है वो लायबल नहीं रहेगा अगर कोई लॉसेस इसलिए हो गए कि लैक ऑफ रिस्पॉन्स या डिले हुआ या कोई चेंजेस हमारे व्यूज में हो गए। लेटर्स यहाँ पर डिपार्टमेंट का व्यू दिखाते हैं जो कि आईएफएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। गाइडेंस अगर ऑब्टेन किया गया किसी अनलॉफुल मींस से, तो यहाँ पर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन आपने कर दी, तो डिपार्टमेंट जो है वो गाइडेंस को नॉन स्टेबल देगा और एप्लीकेंट जो है उसके ऊपर यहाँ पर जो उसका गाइडेंस था वो ऐसा दिखाया जाएगा कि कभी इशू ही नहीं किया गया। गाइडेंस कंडीशनल होता है ऑन एप्लीकेंट, स्ट्रिक्टली यहाँ पर जैसे भी फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दी गई, अथॉरिटीज प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर्मेट मोड जिसमें कि एप्लीकेशन दी जाएगी और बाकी सभी इंसिडेंटल मैटर्स। ठीक है, ये इफेक्टिव हो गया है आपका January 1, 2025 से। इसी के साथ में आईएफएससी एक्ट और जो आपके अक्टूबर नवंबर, ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे जो पिछले 1 साल के अंदर अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस आए हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। इसका जो आपको पीडीएफ है वो ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा हमारे आरपीए एकेडमी की एप्लीकेशन पर। इसके अलावा जो रिमेनिंग कोर्सेज होते हैं वो आपको यहाँ पर खरीदने पड़ते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। क्लासेस सारी यूट्यूब पर होती हैं, कोई भी क्लासेस ऐप पर अलग से नहीं ली जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट जो भी पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप ई बुक सेक्शन में उसको देखते हो वैसे ही आप उसे देख पाओगे। उसको आप अपनी डिवाइस में नहीं सेव कर सकते, एप्लीकेशन में सेव कर सकते हो, उसे आप प्रिंट नहीं करा सकते हो। ठीक है, और कोर्स के बाद में वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होती हैं। ये मैं बहुत क्लियर कट पॉइंट्स आपको काफी बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दिया करो प्लीज, मैं आप लोगों की सारी रिक्वेस्ट मान जाती हूँ। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।